वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन बी, वर्क डन बाय टेंशन ऑन ए, वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी। फिफ्थ में हम ग्रेविटी का नेट निकालेंगे और सिक्स्थ में हम टेंशन का नेट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम एफबीडी बनाना। तो ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा ए एक्सेलरेशन से और ये ऊपर की तरफ जाएगा। टी इक्वल टू 0 पर ये कहानी है अभी, ब्लॉक यहाँ पर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, इस जगह पर टी इक्वल टू 0 पर ये कहानी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है? तो ए इज इक्वल टू चलाने वाला फोर्स कितना है? 30 है क्या? और रोकने वाला 20 है, डिवाइड बाय टोटल मास, तो 3 + 2 यानी कि 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये ब्लॉक चल रहे हैं। बात समझ आ गई? तो 4 सेकंड में कहाँ पहुंचेंगे ये हमें देखना है। 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो मान लेते हैं ये थोड़ी देर बाद इस तरीके से नीचे आ गया है, इस जगह पहुंच गया है, और ये वाला ब्लॉक 4 सेकंड में कहीं ऐसे ऊपर पहुंच गया है। ऐसी सिचुएशन रही होगी। ये वाला ब्लॉक नीचे और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब कितना जाएगा वो निकालना है हमें। टाइम हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो क्या मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ? एस इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, तो 1/2, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम हमारे पास 4 दे रखा है। ऐसा ही कुछ है हमारे पास। टाइम कितना दे रखा है उन्होंने? 4 सेकंड बाद हमसे कहानी पूछी, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 आ चुका है। ऐसा ही है, तो हम ऐसा निकाल सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 16 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या? ये वाला ब्लॉक नीचे की तरफ चल गया है 16 मीटर, और ये वाला ब्लॉक ऊपर जा चुका है 16 मीटर। अब तो वर्क डन निकालना है, इसके बाद तो काम इजी है। यहाँ तक बात समझ आ गई क्या सभी को? यस सर। तो T इज इक्वल टू 4 सेकंड पर ये कहानी है। 4 सेकंड में ये वाला ब्लॉक 16 जीरो हो मीटर जाएगा। है, 0 ना, इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी ना है। जब यहाँ से रिलीज किया है तो 0 पे तो स्टार्ट होंगे, चलते हुए थोड़ी ना स्टार्टिंग में। यस सर। किसी चीज को ऐसे रख के छोड़ दिया जब भी तो 3 वाला नीचे भागा, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही है ना, चलती हुई वेलोसिटी थोड़ी ना है कुछ। तो यहाँ से हमें अब वर्क डन वगैरह निकालने। तो अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए निकाल रहा हूँ, तो फटाफट बताओ कितना आएगा वर्क डन? ए पर ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? सर ए कौन सा है, बी कौन सा है? इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। जल्दी बताओ, अब तो आना चाहिए ये। डेली का डेली भी रिवाइज करते नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए कितना है? ग्रेविटी का फोर्स 20 है, और नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है क्या इस पर 20 न्यूटन, यस सर। और इस पर लग रही है 30 न्यूटन। 20 नीचे लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो नेगेटिव आएगा। ग्रेविटी के वर्क डन कैसे लिखते हैं? उसी के डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं क्या? किसी को यस दिक्कत है तो ऐसे लिख लो, 20 इंटू 16 इंटू कॉस 180, तो माइनस का 20 इंटू 16, माइनस का 320 जूल। बात समझ आ गई? ऐसे ही ग्रेविटी का वर्क डन ऑन बी, बी पर ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। 30 इंटू 16 कॉस 0, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो 13 इंटू 16, तो 480 जूल हो जाएगा। ऐसे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन ए, टेंशन का वर्क डन कितना है? तो पहले टेंशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्या? यस सर। टेंशन कैसे निकालते हैं? किसी भी ब्लॉक के एफबीडी बना लो, सपोज ए वाले की बना लेते हैं। नीचे लग रहा है 20, ऊपर है टेंशन, और ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, T माइनस 20 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसका मास भी 2 था, 2 इंटू 2,
22. तो ये हो जाएगा 4 + 20 यानी 24 न्यूटन आ जाएगी क्या टेंशन। ठीक है, टेंशन 24 आ चुकी है। तो अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ए का जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है, इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा 24 × 60। समझ आ रही है बात, ये दोनों वर्क डन पॉजिटिव ही होंगे। Yes. देखो 384 जूल आ गया। और वर्क डन बाय टेंशन ऑन बी, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा और बराबर ही होगा। तो आपको ये पता भी होना चाहिए, अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी का नेट निकाल रहा हूँ तो 480 - 320 हो जाएगा क्या। यस सर। तो मेरे पास आ जाएगा 160 जूल। और यही काम अगर मैं वर्क डन टेंशन का नेट निकालू तो जीरो आना चाहिए, क्योंकि टेंशन कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मानू तो टेंशन इंटरनल फोर्स बनेगा। ये काम करना है। Yes. पढ़ के नहीं बैठो यार आप लोग, मजा नहीं आता ऐसे, फिर यार उठ के आ जाते हो बस अगले दिन। सारे चैप्टर खुद ही खराब करते हो, ना प्रैक्टिस करते हो घर पे, टेस्ट में बस रो के आ जाते हो वहां बैठ के। सिंपल क्वेश्चन नहीं होते आप लोगों से। थोड़ा कैपेबल बनो, माइंड को थोड़ा वैसा बनाओ यार कि हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन में डाउट थोड़ा ना बनना चाहिए। अब उतना तो फिजिक्स आनी चाहिए। अब एग्जाम में सारे क्वेश्चन तो डाउट है, वहां पता नहीं कुछ भी करके आ जाते हो पेपर के अंदर, वैल्यूज गलत कर देते हो। तो वो सब सिली मिस्टेक थोड़े ना, वो बेवकूफी है। वो अब ऐसी गलतियां होंगी तो मार्क्स कम आएंगी। हमने सर ये कैलकुलेशन गलत कर दी, वो कर दी, तो क्यों कर दी गलत, आपकी गलती है। ना नई क्लास में पुराना कुछ पढ़ के बैठते हो, फिर डाउट आते हैं ये एमजी कैसे हो गया सर, ये टेंशन ऊपर कैसे लग गई सर, ये ऐसे तो तुम्हारे डाउट हैं अभी भी। ये टेंशन का वर्क डन ऊपर कैसे सर, ये जीरो कैसे हो गया, इंटरनल सब पूरा बताया है लेकिन नहीं पढ़ना उसको। चार पांच क्वेश्चन को छोड़ के कोई अच्छे क्वेश्चन नहीं होते एग्जाम में। 40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आराम से कर सकते हो आप। मैं नहीं कह रहा पूरे 45, लेकिन 40 क्वेश्चन तो आराम से हो जाते हैं। जब नहीं आता तो आंसर नेगेटिव क्यों मार के आते हो, जब पता है कि नहीं हो रहा है फिर भी कुछ भी करके आ जाते हो उसको। यहाँ समझते नहीं हो, यहाँ पुराना पढ़ के बैठते नहीं हो, फिर व्हाट्सएप पे सेम चीज बार बार पूछते हो कि सर ये क्या था, ये कैसे हुआ। जब सिखाते हैं जब ध्यान नहीं देते हो यहाँ। लिख लिया यहाँ तक। Yes, sir. सर कर वैसे लिया एक सभी डाउट ने था। काम? बोलो। सर दोनों टेंशन ऊपर की तरफ ही एक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। टेंशन कहाँ लगता है ऊपर की तरफ से, टेंशन नीचे लगता है कभी ब्लॉक पे ऐसे। हाँ सर, सर तो आपने ऊपर नेगेटिव कंसिडर किया है ना। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने ऊपर नेगेटिव कंसिडर। सर फिर वहां में से नेगेटिव पॉजिटिव कैसे है वो अलग।
ये अलग साइंस कैसा है वो नहीं समझा मुझे। तो आपने पढ़ा ही नहीं है ना पुराना। ये टेंशन ऊपर लग रहा है क्या? बी का डिस्प्लेसमेंट नीचे है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो नेगेटिव ही आएगा। यस सर। फिर cos 180 होगा ना सर? बी वाले ब्लॉक पर टेंशन है ऊपर और बी का डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। यस सर नेगेटिव आएगा। पॉइंट सर, फिर यस सर समझा। और ए वाले ब्लॉक पर टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। यस सर तब पॉजिटिव होगा, समझा सर समझा। कॉस थीटा होता है उसमें, तो थीटा वही चीज बताता है। मैं पूरा थीटा लिख नहीं रहा हूँ, इसका मतलब वहां पर इनबिल्ट कॉस 180 है वो। यस सर। अगर एक ब्लॉक है, मान लो इस ग्राउंड पे रखा हुआ है और इसका मास m है, और मान लो इसको F फोर्स लगा के खींच रहे हैं और ये सरफेस मान लो स्मूथ है, तो नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा? नॉर्मल का वर्क डन कितना 0। होगा? 0 होगा। और यस सर। ग्रेविटी का कितना होगा? 0। 0। क्या रीजन रहेगा 0 होने का? परपेंडिकुलर टू perpendicular मोशन। distance. क्योंकि नॉर्मल और अगर आप डिस्प्लेसमेंट कुछ s मानते हो तो एंगल उनके बीच 90 है। यहाँ पर भी अगर आप mg मानते हो, डिस्प्लेसमेंट s मान लो कुछ, तो cos 90 है, और ये दोनों ही मिलके क्या बनेंगे? 0 बनेंगे। तो यहाँ पर जो वर्क डन है नॉर्मल का भी 0 और ग्रेविटी का भी 0 है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स बनाया ऊपर, ये बनाया नीचे, और इस फोर्स की वजह से मान लो डिस्प्लेस हो चुकी है बॉडी कुछ s। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों के वर्क डन नेगेटिव। ठीक है, मतलब 0। यहाँ तक बात समझ आ गई? नेक्स्ट देखिए अब, मान लो इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पर मैंने एक एम मास का ब्लॉक रख दिया, और ये एम मास का ब्लॉक स्लाइड हो सकता है अच्छा खासा। ये ब्लॉक स्लाइड हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, स्मूथ सरफेस है। तो ये इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, ठीक है, इतना हमने एंगल कर दिया है रिपोज से ज्यादा कि ये इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है। और आपको दिया हुआ है ये एस है, इसकी साइड, ये एस साइड है। तो आपको बताना है वर्क डन बाय नॉर्मल कितना होगा अभी। नॉर्मल का वर्क डन कितना होगा? सर 0 ही होगा ना? अभी भी 0 होगा, हाँ सर। यस सर। क्योंकि नॉर्मल इनटू उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 90 डिग्री। डिग्री। 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? 0 नहीं, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 नहीं, नहीं 0 होगा। नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा, वो एंगल वो पे एक है। एंगल 90 माइनस थीटा पे रहेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। यस सर। तो क्या करेंगे हम? वर्क डन बाय ग्रेविटी का आंसर कितना होगा? तो सर सर mg mgs sin और mgs 90 साइन माइनस थीटा। mgs mgs sin theta। mgs साइन थीटा आएगा। कुल मिला के मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट पता करना पड़ेगा। यस सर। यस सर। ये वाला डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तो हम डायरेक्टली उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे। और ब्लॉक नीचे आ रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा वर्क डन, ये भी हमने सीखा था। वर्क डन बाय ग्रेविटी mg तो लग ही रहा होगा, mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ऑब्टेन करके आ जाओ। तो अगर ये s है तो ये वाला डिस्टेंस सभी को पता होना चाहिए s cos थीटा होता है, नीचे वाला s cos थीटा बनेगा। यस सर। यस सर। और इसीलिए ये वाला जो बनेगा ये s sin एस थीटा साइन बनेगा। थीटा बन जाएगा। हम डायरेक्टली बोल देंगे कि अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है तो इसी की डायरेक्शन का सीधा डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। mgs sin थीटा लिख लो इसको। सर हम इसमें ऐसे भी बोल सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो ऑटोमेटिक साइन थीटा आ जाएगा। एक ही बात है, वो उसी से यही बनेगा, वो उससे भी यही यस बनेगा। सर। किसी को अगर तकलीफ है तो डायरेक्टली ऐसे लिख देना, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट और cos ऑफ 90 माइनस थीटा।
क्योंकि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा और ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। यहाँ पर ग्रेविटी लग रही है ऐसे नीचे, और ये वाला जो एंगल आया डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच, ये 90 माइनस थीटा बनेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और हमने डायरेक्ट मेथड से किया तो हमें पता है ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो नीचे आते टाइम ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। एक ब्लॉक है ए और एक दूसरा ब्लॉक है बी। ये रखे हुए ग्राउंड पे इस तरीके से। ये कहानी है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे। यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का। सरफेस वगैरह भी स्मूथ है। आपको मास दे रखा है, ये वाला ब्लॉक ए है 3 kg का, ये वाला ब्लॉक बी है 2 kg का। तो आपको बताना है, फाइंड करना है वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन ए और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन बी एंड वर्क डन बाय नॉर्मल का नेट t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड तक के लिए। टाइम तो देना ही पड़ेगा, तभी डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, यस सर। अदरवाइज तो वर्क डन आप कितनी देर तक के लिए निकालोगे, तो आपको टाइम तो स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। तो फटाफट निकाल लो इसका आंसर। इसको 10 ले लेना, कैलकुलेशन इजी बना लो थोड़ी सी, 10 न्यूटन लेके कर लो। से नॉर्मल ए और बी के बीच में जो नॉर्मल है उसकी हम बात हो रही है, राइट? वही तो लगे, और कौन सा नॉर्मल लगेगा, उसका यस तो सर, यस जीरो ही सर, है ग्राउंड वाला। यस सर। ये तो पता है नेट जो वर्क डन आना है वो तो जीरो ही आएगा, इंटरनल फोर्स बनेगा इसलिए। yes sir, यस बात लास्ट क्लास में आपको सिखाई थी मैंने कि इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन यस जीरो सर। होते हैं। तो जो ए का वर्क डन आएगा वही बी का होगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का रहेगा बस। सर 36 माइनस 36 एंड 0 आ रहा है। किसका 36 पॉजिटिव रहेगा, ए का कि बी का? सर अगर हम आगे जाने वाला पॉजिटिव ले रहे तो सर बी का नहीं ऐसे सर। थोड़ी ना आंसर देते हैं यार, आगे जाने वाला पॉजिटिव कैसे बोल सकते हो आप? सर आपको फोर्स की डायरेक्शन से बोलना है नहीं अपने आप, सर, आगे ये जाना। बोल रहे हैं सर कि अगर आगे का डायरेक्शन पॉजिटिव हो तो सर जो बी पे नॉर्मल लग रहा है वो पॉजिटिव होगा, और सर जो ए पे लग रहा है वो नेगेटिव होगा। ठीक है,
तो अंडरस्टूड है ना यार, रहेगा तो इसी तरफ पॉजिटिव, आगे पीछे क्या डिफाइन कर रहे हो आप अलग से? नहीं सजेशन प्लीज। आगे पीछे डिफाइन करके खुद ही कंफ्यूजन बना रहे हो अपने आप में, जब पता है बी वाले पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आई होगी, और ये दोनों बॉडी पर अगर फोर्स इस तरह की लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं यस होगा? सर। जब फोर्स यस और सर। डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन होता है तो पॉजिटिव, इसमें आगे पीछे थोड़ा जैसे थोड़ा कुछ है कि आप इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन लो, इस तरफ नेगेटिव लो, तो अंडरस्टूड है कि राइट साइड पॉजिटिव ही रहता है, जिस तरफ जा रहे हाँ हैं दोनों सर। की डायरेक्शन सेम है, पॉजिटिव ही आना है। यस सर। तो हमने सबसे पहले एक्सलेशन निकालना है, एक्सलेशन कितना आ Yes, sir. जाएगा इसका? 20. 2 मीटर पर सेकेंड। 10 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे हम, तो 2 मीटर पर सेकेंड Yes, sir. इसका एक्सलेशन आएगा। आगे बात समझ। अब हमें ये देखना है कि दोनों ब्लॉक 3 सेकंड में कहाँ पहुंचेंगे, तो हाफ AT² लगा देंगे हम, आया ना? Yes, sir. 9 मीटर चल लेंगे दोनों, यानी यहाँ से ये वाला ब्लॉक पहुंचा मान लो इधर, और ये दूसरा ब्लॉक पहुंच गया हमारा इधर, ये वाला A है, ये वाला B है, और दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टोटल कितना हो गया है? 9 मीटर। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन पता ही है, बी वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो बी वाले ब्लॉक पर नॉर्मल लगा होगा ऐसे, और ए वाले ब्लॉक पर नॉर्मल लगा होगा ऐसे, ये लगते हैं नॉर्मल। ऊपर बना दूं Yes, नीचे sir. बना दूं एक ही बात है, बस मैंने सिर्फ एरो डायरेक्शन के लिए बताया, आपको पता है नॉर्मल लगती कैसे, अब उस चीज पे कंसर्न नहीं है हमारा, ठीक है भाई? Yes, sir. हमें पता है नॉर्मल आना इधर ही है, ठीक है, बीच में। तो हमें पता लग रहा है बी वाले ब्लॉक के लिए नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट? तो हम वर्क डन बाय जो नॉर्मल फोर्स ऑन बी का लिए अगर निकालेंगे, तो सबसे पहला काम आपको नॉर्मल निकालना ही पड़ेगा। यस सर, नॉर्मल एक निकालने नॉर्मल के निकालना पड़ेगा। लिए एक की FBD बना लेते हैं, मान लेते हैं इस वाले ब्लॉक की बना लेते हैं 2 kg वाले की। 2 kg वाले को ले जाए इधर से, नॉर्मल रहेगा, और इसका एक्सीलरेशन कितना है? 2 है। 2 तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी 4। क्या? 4 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, फोर्स कितना है? 4 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 9 है, तो 36 जूल हो जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। वर्क डन बाय नॉर्मल ऑन ए अगर मैं निकालूंगा तो 4 से पीछे की तरफ, तो माइनस का 4, और डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, माइनस आप चाहें तो ओवरऑल बाहर ही निकाल दें, क्योंकि cos 180 बनेगा तो माइनस का 36 जूल, और इन दोनों का जब आप नेट वर्क डन निकालोगे तो कितना बन जाएगा? 0। और वो बनना भी चाहिए क्योंकि ये इंटरनल फोर्स बन रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई सभी को? Yes, sir. जब भी ऐसे नॉर्मल वगैरह लिखो और आपको लगे तो आप ऐसे लैंग्वेज में लिख लेना ये न्यूटन, ठीक है? एन और एन में अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे लैंग्वेज में न्यूटन लिख लेना। किसी को दिक्कत यहाँ तक? अच्छा ये बताओ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए, इन दोनों के वर्क डन कितने होंगे? सर एक्सटर्नल इन द सेंस वो बी के लिए एक्सटर्नल ना, नॉट फॉर द सिस्टम। वही है, पूरे सिस्टम पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स तो बॉडी तो सर वो बनाओगे तो 10 मतलब जो न्यूटन की 10 बात हो रही न्यूटन है। जो एक्सटर्नल लग रहा हाँ है वो बी पे आप पूछ रहे हो? वही है, एक्सटर्नल सर फोर्स वो एक ही है 10 न्यूटन, सर वो उस 10 का 10 तो बी, न्यूटन का वर्क डन पूछ रहे हैं। सर बी 10 पे न्यूटन कितना तो है? बी पे सर लग ही नहीं रहा बी ना, पे तो से 0 हो जाएगा वही तो सर। वही तो वर्क पूछ डन। रहे हैं, आंसर उसी हाँ फॉर्म बी में पे बताओ। 0 आएगा और बी पे 0 आ जाएगा क्योंकि बी पे वो डायरेक्टली लगी नहीं यस रहा सर। सर और ए पे, है, ए पर 10 न्यूटन लगा हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट ये वही है सर 9 6 न्यूटन। सर ए पे 6 न्यूटन। 6 न्यूटन क्या 6 न्यूटन? सर नेट लगेगा ना ए पे। अरे बेटा एक्सटर्नल तो 10 न्यूटन लग रहा है ना, वो थोड़ी ना चेंज होगा। हाँ सर 90 एक्सटर्नल यस का ही सर, मतलब है होगा जो ना मैंने बाहर वो से नेट लगा रहे हो बोल आप। दिया। यस सर यस सर सर। 90 होगा ना? तो 10 इंटू 9 हो जाएगा, यस सर। तो दोनों यस सर सेम 90। डायरेक्शन में है, इसलिए यस सर 19 जूल पॉजिटिव हो जाएगा। आएगा। बात समझ आ गई? क्योंकि बी पर किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है जो बाहर से आप अप्लाइड कर रहे हो, तो बाहर से अप्लाइड करने वाला वो ए पर ही कनेक्टेड है, तो इसलिए उसका वर्क डन ए पर ही आ पाएगा।
Yes, sir. 10 into 9 90। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। तो सिंपली हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स बी पर लग ही नहीं रहा है, तो बी पर कोई भी नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। और ए पर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसी की डायरेक्शन में है, तो दोनों मिलके पॉजिटिव में बनेंगे क्योंकि एंगल जीरो होगा। ठीक है, Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको भी। सर एक हाँ सेकंड जी, के लिए वो फर्स्ट वाले एग्जांपल पे स्क्रॉल अप कर सकते हो क्या? ये वाला या सबसे ऊपर? फर्स्ट वाला सर। यस सर। ओके सर, डन डन हो गया सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, sir. पक्का, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े? यस सर। एक अच्छा एग्जाम्पल करा दे, थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल है, माइंड को थोड़ा सा अच्छा रखना। तो मान लो एक हमारे पास इस तरीके से वेज है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, काफी अच्छा न्यूमेरिकल है ये। ऐसे वेज है, और इसके ऊपर एक एम मास का ब्लॉक रखा है, तो ये एंगल थीटा है। हमने क्या कर रखा है, इस ब्लॉक को वेलोसिटी दे रखी है v, मतलब इस वेज को वेलोसिटी दे रखी है v। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, बात समझ रहे हो आप? ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है और ये इसके ऊपर नीचे स्लाइड भी कर रहा है। ठीक है, यस सर। तो किसी टाइम t में मान लो, किसी टाइम t पर, ये t इक्वल टू 0 पर कहानी है, किसी टाइम t पर क्या हुआ, चलते गए हम आगे, तो मान लो वेज पहुंचा यहाँ पर, ऐसे कहीं वेज पहुंच गया है इस जगह पर, ये एंगल अभी भी वही थीटा था। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे ब्लॉक, जैसे जैसे हम वेज को आगे लेके जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ये कांस्टेंट है ध्यान रखना, ये एम मास इसके ऊपर रिलेटिवली स्लाइड कर रहा है, तो किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर ये ब्लॉक ऐसे नीचे आ गया होगा क्या? यस सर। यस सर। जिस टाइम Yes, पर sir. हमारा वेज आगे गया होगा उस टाइम पर, सेम टाइम पर हमारा ये ब्लॉक भी इसके ऊपर रिलेटिवली नीचे आ गया होगा, तो ये ब्लॉक मान लो कहीं यहाँ पर आ गया, ऐसा ही कुछ हुआ होगा क्या? टी टाइम में वेज भी आगे जा रहा है और ब्लॉक भी नीचे आ रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं क्या? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि टी टाइम में वेज का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम क्या बोलेंगे? वेज का डिस्प्लेसमेंट, इसको हम सर S1 बोल रहे वीटी हैं, सीधा VT बोलेंगे। यस यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टाइम टी में नीचे इतना ही आ पाएगा, आया ना? उसी सेम टाइम में ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है क्या? तो हम ये देख लेंगे इसी टाइम में ब्लॉक कितना नीचे आया, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा क्या? Yes, sir.
ये Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट किसका है हमारे पास, वेज का। अब मुझे ये पता लग जाए क्या, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है ये पता कर दो। तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे सेम टाइम टी पर, एम मास जी साइन थीटा से नीचे आ रहा है क्या, है या ये ना? सर पहले Yes, एक्सेलरेशन sir. जी sin थीटा होगा। इसका नॉर्मल ऊपर है, इसका एम जी नीचे है, और हमें ये बात भी पता है ये वाला जो कंपोनेंट आना है ये एम जी साइन थीटा आना है क्या, Yes, और sir. ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा आना है, ये सभी को बात पता है। तो जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वो जी साइन थीटा नीचे की तरफ है क्या? Yes, sir. ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं नाम अगर S2 दे रहा हूं, तो ये जो S2 होगा ये हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर होगा क्या, बोलो? Yes, sir. हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, यस और नो? हाफ Yes, ए टी sir. स्क्वायर होता है डिस्प्लेसमेंट। तो Yes, क्योंकि sir. इसका एक्सप्रेशन है यहाँ पर, तो रेस्ट से छोड़ा गया होगा ना भाई, ऊपर से छोड़ दिया, स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है जो ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा टी टाइम में, हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सलेशन कितना है, कांस्टेंट है जी साइन थीटा, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा Yes, सकते हैं। sir. यहाँ तक बात क्लियर है क्या? Yes, sir. अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन में तो नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है ना भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो ये अगर S1 है ये S2 है, तो ये सर वाला ऐड कर नेट सकते हैं हम। ये वेक्टर से अगर हम देखें तो ये वाला नेट डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? Yes, sir. यस सर। ट्रायंगल लॉ हम जानते हैं, ये नेट डिस्प्लेसमेंट होगा जो किसको शो कर रहा होगा, S1 प्लस The S2। total displacement. तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, अगर इधर मान लो S1 है, ये अगर S1 है और ये ऐसे कुछ S2 है, तो हमारे पास ये जो आया होगा ये इनका नेट होगा। ठीक है, ट्रायंगल लॉ यही कहता है। Yes, sir. यहाँ तक बात किसी को दिक्कत, यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई? अब मुझे बताते हैं ना, लाइन से हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटी हमने निकालने की कोशिश करी, तो हम क्या लिखेंगे, mg डॉट एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है भाई, तो ऐसा लिख देते हैं, देखो फोर्स है mg डॉट एस, ऐसा बोल दें क्या? Yes, sir. नेट डिस्प्लेसमेंट एस है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, तो mg फोर्स हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट एस हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे क्या हम, Yes, sir. Yes. mg डॉट, यहाँ पर S1 प्लस S2 बनेगा क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट S1 प्लस S2 है। Yes, sir. इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, देखो एक बना mg डॉट S1 और एक बना mg डॉट S2। यहाँ तक बात क्लियर है? ऐसे बनेगा, डॉट प्रोडक्ट करेंगे एक S1 के साथ एक S2 के साथ। mg लग रहा है नीचे की तरफ, इसमें कोई दो राय है नहीं, mg नीचे की तरफ लग रहा था, इस जगह पर भी नीचे की तरफ ही है mg। Yes, sir. mg तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही है ना भाई। Yes. तो मुझे एक बात सोच के बताओ, mg का वर्क डन अगर मैं पूछ रहा हूँ किसके लिए, S1 के लिए, तो S1 के लिए तो 0 हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि Yes, फोर्स और yes, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, S1 mg से परपेंडिकुलर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बात आती है S2 के लिए, तो ये S2 का आपको सीधा पता भी लग रहा होगा, कंपोनेंट ही होगा 90 माइनस थीटा करके, हाँ या ना? Yes, sir. तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर सिर्फ वर्क डन किसकी वजह से होगा, S2 की वजह से, तो हमने लिखा mg, और S2 का वर्क डन कितना होगा वो हमें देखना है। तो S2 डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर क्या, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। या आप ऐसा भी कह सकते हो, इस वाले डिस्प्लेसमेंट का साइन कंपोनेंट, हाँ या ना? Yes, sir. ऐसा भी तो बोल सकते हो, इस वाले डिस्प्लेसमेंट का साइन कंपोनेंट, यही करते हैं ना। Yes, sir. आप ऐसा कह सकते हो कि सर ये S2 साइन थीटा होगा mg के साथ, क्योंकि उस फोर्स के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे हम, यही करेंगे। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या बनी भाई, mg इंटू 1/2 g साइन स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर बन जाएगा, cos 90 Yes, माइनस sir. थीटा भी साइन बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है क्या? Yes, sir. अब अगर यही काम मैं बोलूँ आपसे, वर्क डन बाय नॉर्मल निकाल के दिखाओ,
नॉर्मल का वर्क डन कैसे निकालेंगे? नॉर्मल का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या, और इसको भी हम ऐसा लिख देंगे n डॉट s1 प्लस s2। तो इनको भी हमने सॉल्व किया तो ये बना एक तो n डॉट s1 और एक बना n डॉट s2। सोच के बताओ, नॉर्मल का s2 की वजह से जीरो हो जाएगा क्या? ये नॉर्मल और s2 परपेंडिकुलर है यस सर, क्या? नॉर्मल एंड S2 0 हो जाएगा। यस सर, 0 हो जाएगा। तो ये वाला दोनों एंगल 90 होने की वजह से जीरो, क्या बचता है? सिर्फ s1 वाला, वो हमें निकालना पड़ेगा। s1 निकालने के लिए एंगल पता करना पड़ेगा, आया ना? s1 के लिए हमें ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा क्या, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच, ये वाला एंगल ऊपर वाला। यस सर, कैसे निकालेंगे वो वाला एंगल, बताओ जल्दी, कितना होगा वो एंगल? कितना एंगल होगा वो? इसको साइड में बनाएंगे अभी अपन, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे, ये इंक्लाइन प्लेन वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर लेना, तब उसमें एंगल अभी दिखा देंगे। फटाफट यहाँ तक कॉपी कर लो, तो सीधा 90 प्लस थीटा निकल के आ जाएगा। किसी को यस दिक्कत सर, यहाँ तक? 90 प्लस थीटा ही आता है सर। तो अभी साइड में बना लेंगे, नीचे वहां कचरा हो जाएगा, इसलिए 90 प्लस थीटा आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात। सभी को समझ आ गया? आप चाहें तो डायरेक्टली ये जुगाड़ भी लगा सकते हैं। मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, देखो क्या चीज सिखाई थी, अगर आपको जिसको थोड़ा बहुत बेसिक याद है, कि अगर ये एंगल थीटा है, नॉर्मल ऐसे लग रहा है क्या? यस सर, यस सर। तो मैंने आपको एक चीज सिखा रखी है, अगर ये इंक्लाइन प्लेन थीटा है तो वर्टिकल से ये वाला एंगल थीटा होता है। बोलो, ये बात बताई थी मैंने डायरेक्टली आपको जब हम यस एफबीडी Yes. में सीखते थे। एफबीडी में ये सारी बातें सीखते थे। यस और सर। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस डायरेक्शन में, यही है ना डिस्प्लेसमेंट, S2 वाला या S1 वाला। यस सर, S1। ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। देख लो आपको आ रही है ना बात समझ, आया ना? तो नॉर्मल एज इट इज, S1 हमारे पास कितना है, VT है क्या? अच्छा, नॉर्मल की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं क्या, mg cos थीटा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो VT, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस थीटा। cos 90 प्लस थीटा कितना होता है भाई? यहाँ पर देखो mg आ गया, VT आ गया, cos थीटा आ गया, माइनस साइन थीटा बन जाता है। समझ यस आ रही है सर। बात? यस सर। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर सकते हो आप। तो वर्क डन बाय नॉर्मल अगर आपको निकालना है, बन जाएगा माइनस का mg VT होल डिवाइड बाय 2, और ये वाला जो 2 था ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। तो ये हमारे पास वर्क डन बाय नॉर्मल आ गया। और ऊपर वाला हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी आ गया। उसमें चाहो तो इसको होल डिवाइड कर देना, एक ही बात है। ये हमारे पास दोनों वर्क डन आ गए। समझ आ गई मेरी बात? सर बोलिए। सर वर्क डन बाय ग्रेविटी के उस आपने mg को 0 किया ना, उसके बाद का फिर से बताओ ना। दूसरा डिस्प्लेसमेंट S2 है, S1 के साथ 0 है, ये तो समझ आ गया। यस सर। क्यों है S1 के साथ 0? वेलोसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, इसलिए 0 हुआ है S1 वाले के साथ। सर वो वर्कडन को वेलोसिटी से मतलब होता है क्या? वर्कडन को पता है इस चीज का कि वेलोसिटी है या नहीं है? वर्कडन को किससे मतलब है? फोर्स और एंगल। डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल। Yes, फोर्स sir. और डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का हाँ एंगल। यस सर। S1 वाला 0 क्यों है? क्योंकि mg और S1 दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए 0 हुआ है। यस सर। और mg और S2 के बीच कुछ ना कुछ एंगल है, और वो एंगल कितना है आप देख सकते हो ज्योमेट्री से, 90 माइनस थीटा। और ये काम तो हमने अभी ऊपर कर ही लिया था। ये यस काम तो सर। अभी हम ऊपर करके आ रहे हैं। ये वाला काम सेम ऐसा कैसा है, बस जो S है यस सर। वो बदल चुका है, वो हाफ g साइन थीटा है। बाकी सारा काम सेम।
सर ठीक है। आपने वर्क बाय न्यूटन वर्क बाय नॉर्मल में सर आपने 2 × 2/2 क्यों किया है सर? साइन 2 थीटा बना दे इसलिए। 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है, सर ऊपर नीचे समझा नहीं सर। मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा सर ओके ओके सर, cos थीटा sin थीटा है सर, समझा समझा। उसको sin 2 थीटा बनाना है इसलिए कर दिया, ताकि रिड्यूस हो जाए, और कोई बात नहीं है, वहां तक भी आंसर सही है। ओके सर समझा सर। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है भाई, जिसको समझ आए वो कर लेना, जिसको नहीं आए वो छोड़ भी सकता है। ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि करना ही है। जिसको लगे कि नहीं हमें नहीं समझ आया तो उसको छोड़ सकता है। बाकी बस सिंपल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट देखने की कहानी है सारी। ठीक है, मैंने 2 ब्लॉक आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, उसका भी निकलवा दिया था क्या वर्क डन? ऐसे वाला ये 2 ब्लॉक आपस में कनेक्टेड है, इसका वर्क इसका डन सीखा था क्या हमने? टेंशन का हाँ, टेंशन का ये 2 ब्लॉक Yes, आपस sir. में यस कनेक्ट सर कर कराया लिया था। था ना ये? Yes, करा दिया सर। कराया। चलो आगे देखते हैं, ये लिख लो फटाफट, यहाँ तक हो गया। यस सर 1 सेकंड। सर हम्म, सर वर्क बोल। डन बाय नॉर्मल वापस एक बार बताओ ना। वर्क डन बाय नॉर्मल, वही नॉर्मल इनटू डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट S1 + S2, यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। अब S1 और S2 के साथ हमें नॉर्मल के वर्क डन देख, तो नॉर्मल और S1 के साथ और नॉर्मल और S2 के साथ, तो नॉर्मल ऊपर की तरफ है, S2 वाला डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है क्या? यस सर। तो उन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 है, यस सर। तो इसलिए उसका वर्क डन तो 0। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 है, बचा S1 वाला। यस सर। तो नॉर्मल और S1 के बीच एंगल पता करना पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाते तो cos थीटा आता है, ये बात पता है ना हमें? यस सर। F डॉट S FS cos थीटा होता है, तो वो cos एंगल पता करना पड़ेगा फोर्स और नॉर्मल के बीच। फोर्स और नॉर्मल के बीच एंगल 90 + थीटा है, और S1 हमें पता ही था कितना है। ठीक है, यस सर। समझ आ गया भाई सभी को? तो cos 90 प्लस थीटा है, इसके लिए नेगेटिव आ रहा है ना? cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा बन गया। और वैसे भी आप देख सकते हो cos 90 से बड़ा एंगल जा रहा है तो नेगेटिव ही बनेगा ना। यस सर, ओके ये सर। तो आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं हम बेसिक मैथ्स में, 90 + थीटा माइनस sin थीटा होता है। ये आइडेंटिटी सब बेसिक मैथ्स में पढ़ाई है ना भाई आपको? Yes, sir. यस सर। अब ये याद रहनी चाहिए, ये 4th चैप्टर में 5th चैप्टर में आके, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बेसिक मैथ्स आगे तक चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, वो तो आप डायरेक्ट हैं चीजें। रिलेटिव मोशन, सूडो फोर्स, ये सब अब आपके लिए जिंदगी के हिस्से बन जाएंगे पूरी फिजिक्स में, ध्यान रखना। लिख लिया भाई? यस सर। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, पढ़ लेना चाहिए। अब लिखिए वर्क डन बाय, हम कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन देखते जा रहे हैं। उसमें हमने नॉर्मल का देख लिया, mg का देख लिया, टेंशन का देख लिया, हम देख रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का। सारे वर्क डन अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में, क्योंकि मॉड्यूल में कुछ नहीं मिलेगा आपको दूर दूर तक। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का देखते हैं क्या कहना है। तो हमारे पास 2 ब्लॉक रखे हैं एक के ऊपर एक ब्लॉक मान लो ये है, ये ब्लॉक है बी, और एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा है ए। तो हमें ये वाला बी ब्लॉक है, ये वाला ए ब्लॉक है, और इसको हम खींच रहे हैं एफ फोर्स से।
ठीक है। और इसके बीच में ये वाली सरफेस तो स्मूथ मानी हमने, और इसके बीच में हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता हुआ माना है। तो ए वाले ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा क्या? Yes, sir. स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, इस पे आगे लगा तो उसका रिएक्शन पेयर बी सर पर कहाँ डिपेंड जाएगा? करता है ना सर, आगे लगेगा या नहीं लगेगा। आगे ही लगेगा। जब कंडीशन क्या दे दी है लिख के मैंने, हाँ सर, तो सर आगे ही लगना है। स्टैटिक लिखा है तो दैट मीन्स वो साथ ही चल रहे हैं, यस सर, यस सर। और लगेगा भी आगे। अगर स्टैटिक नाम बोल दिया साथ चलना है, ए वाले को साथ चलाने के लिए फ्रिक्शन आगे आया होगा। ठीक है, यस सर। तो मान लो ये दोनों, स्टैटिक वर्ड बोलने का मतलब ये साथ चल रहे हैं तभी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो इन दोनों का रिलेटिव मान लो कि आगे बढ़ गए और इस तरीके से कुछ डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, दोनों पहुंच गए कहीं इस जगह पे। ये वाला ब्लॉक बी इधर है, ये वाला ब्लॉक ए इधर है। ठीक है भाई, ऐसा कुछ हो गया। यहाँ तक ये ब्लॉक पहुंच चुके हैं। अब अपन वर्क डन की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन पे। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए कितना होगा? पॉजिटिव होगा, यस सर। Fs इंटू एस। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बी कितना होगा? नेगेटिव हो जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, आया ना? यस सर। तो जो नेट वर्क डन आएगा टोटल, वो कितना आएगा? सर वो 0 आएगा। और 0। आना भी चाहिए। जब मैं इस पूरे को सिस्टम मानूंगा तो वो यस सर, इंटरनल फोर्स बनेगा। इंटरनल फोर्स। Yes, sir. इसका मतलब है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन बाय इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन बन गया अभी इंटरनल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज 0। जैसे टेंशन था वैसा ही कुछ है ये भी, जैसे नॉर्मल का हो रहा था वैसे ही सारे काम हो रहे हैं। तो ये बात समझ आई क्या सभी को? वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज 0, टोटल वर्क डन, ठीक है ना, इंडिविजुअल नहीं। अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0 तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगर Yes, टोटल sir. बोल रहे हैं तो वो सही स्टेटमेंट है, ठीक है, टोटल 0 होगा। जैसे मान लो इंडिविजुअल भी 0 भी हो सकता है, तो यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। 0 किस केस में होगा? जैसे मान लो ये ब्लॉक है और ये सरफेस पे रखा हुआ है किसी ग्राउंड वगैरह पे, और हमने क्या किया, यहां से हमने फोर्स लगाया, और मान लो इस सरफेस रफ सरफेस, रफ सरफेस है यानी इसका म्यू आपको दे रखा है कुछ म्यू, और अभी मान लो ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ये ब्लॉक मूव नहीं करता है, इसका मतलब है पीछे की तरफ लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन यस सर। इसको रोक रहा होगा क्या? Yes, sir. अगर ये Yes, मूव sir. नहीं कर रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस फोर्स के बराबर ही होगी, अप्लाइड फोर्स की इक्वल। Yes. जितना ये फोर्स होगा उतना स्टैटिक होगा क्या? Yes, sir. सर यही सीखा था हमने। हाँ बोलिए। सर वैसे अगर वो मूव कर ही नहीं रहा है तो सर वो पता ही चल जाता है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, नहीं तो सर काइनेटिक बन जाएगा ना वो। तो वो वर्कडन देख रहे हैं ना, अभी स्टैटिक का वर्कडन 0 क्यों है, वो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं हम। सिंगल ओके वर्कडन भी सर। 0 हो सकता है। यानी अगर ओके मैं अभी आपसे बोलूं वर्कडन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ कितना है, तो आंसर कितना होगा? 0, सर 0। क्योंकि ब्लॉक मूव ही नहीं किया है। बात समझ आ गई? फोर्स तो है लेकिन ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है क्या? ऐसे ही मैं आपसे बोलूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, वो भी 0 होगा क्या इस केस में?
यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो कुल मिला के स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है क्या? यस सर। ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, इसलिए एग्जांपल कराया है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो वाला केस ये रहा आपके सामने, जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, हाँ या ना? लेकिन टोटल वर्क यस डन सर। हमेशा क्या आएगा? जीरो द आएगा। टोटल 0। यहाँ तक बात समझ आ गई सभी? यस सर। तो मीन्स हर बार इसे सिस्टम देख के ही आंसर करें ना? हाँ, तो इसलिए आंख बंद करके मत लगाना। कुछ बच्चों को गलत कन्वेंशन याद रहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन देखो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है और जीरो भी आ रहा है, सारी पॉसिबिलिटी है। यस सर। Yes, sir. वो पॉजिटिव भी बन रहा है, माइनस नेगेटिव बनता हुआ दिख रहा है और जीरो बनता हुआ भी दिख रहा है। तीनों ही कंडीशन है ना भाई हमारे पास। लेकिन यस सर। टोटल वर्क डन सिस्टम के लिए बात करेंगे तो जीरो हो जाएगा स्टैटिक। ये बात कंफर्म, इसलिए हमने यहाँ ऑलवेज वर्ड लिखा। ठीक है, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है और पूरा सिस्टम मान रहे हो तो नेट कितना आएगा? हमेशा जीरो। क्लियर है भाई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को दिक्कत? No, चलिए अब sir. अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिया सभी ने? 1 second, sir. तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या याद रखना है कि टोटल सिस्टम के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। और इंडिविजुअल तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, या लिख लेना साइड में। आप लोग लिखते नहीं हो इसलिए आपको डाउट आते हैं। लिख देना ब्लॉक डज नॉट मूव, इस तरीके से। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। इस एफएस का रिएक्शन पेयर कहाँ गया होगा? ग्राउंड पे। ग्राउंड पे गया होगा, आगे की तरफ। ठीक है, यस सर। आपको फ्रिक्शन के नेचर समझ आ गया ना भाई। एम मास का ब्लॉक रिलेटिवली चाहता कहाँ है? आगे जाना। तो ग्राउंड रेस्ट पे थी तो ग्राउंड को भी आगे ले जाने का नेचर होगा उसका, कि ताकि रिलेटिव मोशन ना हो। आ रही है ना बात समझ? फ्रिक्शन ऐसे ही तो एक्ट करता है। वो ले जा पाए नहीं ले जा Yes, पाए वो sir. बात अलग है, लेकिन उसका नेचर तो ऐसा ही होता है ना भाई। तू Yes. भी साथ चल, तू भी साथ चल, रिलेटिव मोशन हो रहा है। लिख लिया सभी ने? कोई दिक्कत? अब देखिए एग्जाम्पल करते हैं। मान लो एक 10 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर एक 5 kg का ब्लॉक है, और हमें ये बोला भाई ये रफ एक सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस। तो ये सरफेस हमारे पास स्मूथ है और ये वाली सरफेस का म्यू आपको दे रखा है 0.8। म्यू दे दिया तो इसका मतलब ही वो रफ सरफेस है क्या? म्यू देने का मतलब रफ सरफेस है। अच्छा, इस वाले ब्लॉक को बी बोल रहे हैं, इस वाले ब्लॉक को ए नाम दे रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. और यहां से हम फोर्स लगा रहे हैं 60 न्यूटन का। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये ब्लॉक साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हाँ या ना? Yes, पहले sir. तो ये चेक करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कौन सा है। एक ही म्यू डिफाइन है तो हो सकता है काइनेटिक हो, हाँ या ना? तो हमें यस सर। ये देखना Yes, sir. पड़ेगा कि ये दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो उसको देख चेक करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हमें कॉमन एक्सलेशन निकालना होता है क्या? यस सर। Yes, sir. एक्सलेशन कितना आ जाएगा जल्दी बोलो? तो 4 मीटर पर 60 सेकंड। 4 meter per 60 second. डिवाइड बाय 15 क्या? तो 4 मीटर पर सेकंड इस पर हमारे पास एक्सलेशन आ गया। फिर हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन फिर देखते हैं ऊपर 5 वाला kg ब्लॉक। वाले पे। पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाले, लिमिटिंग वैल्यू। तो 0.8 इंटू 50 क्या? इसका मतलब है 40 न्यूटन तक लग सकता है Yes, sir. ना? और अभी 5 kg वाले को चलाने के लिए कितने की जरूरत है वो देखते हैं। तो 5 kg का एक्सेलरेशन कितना चाहिए हमें? 4 चाहिए क्या साथ चलने के लिए? तो इस पे फ्रिक्शन लगा होगा आगे, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5 इंटू 4 यानी तो 20 20 न्यूटन की होना रिक्वायरमेंट है क्या? तो 20 की रिक्वायरमेंट है, मिल 40 तक सकता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा काम। यानी आपका जो एफएस है, चाहिए। यस। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, वो कम है किससे? उसके लिमिटिंग से या मैक्सिमम से। इसका मतलब है दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे? तो साथ में चलें। मूव टुगेदर। यहां तक बात समझ आ गई भाई? तो
इसका मतलब है दोनों साथ चलेंगे तो ये कंफर्म है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। तो इस वाले ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन आगे क्या, यस सर, और इस वाले ब्लॉक पर यही स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पीछे लगेगा? होगा सर। पीछे लगेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर, और दोनों चल रहे हैं कितने से? 4 मीटर पर सेकेंड 4 स्क्वायर। मीटर। अब मुझे ये कहानी देनी पड़ेगी। अब ये बोल रहा है वर्क डन निकालो सबके, तो मुझे टाइम देना पड़ेगा ना भाई, किस इंटरवल में पूछना चाह रहे हो, हाँ या ना? यस सर, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। हमें पता ही नहीं लगेगा, वरना कहाँ से कहाँ बात हुई। तो मान लो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 3 सेकंड तक की बात हुई। 3 सेकंड में दोनों ब्लॉक साथ साथ कहीं यहाँ पहुंच गए होंगे क्या? ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक कहीं यहाँ पहुंच गए होंगे। ये t इक्वल टू 3 सेकंड की कहानी है, तो 3 सेकंड का मुझे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट पता करके लाना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है भाई? 3 सेकंड का निकालना है। सर हाफ एट स्क्वायर, अगर यू 0 हो तो। यू तो 0 ही होगा यार, इनिशियली भागते हुए नहीं है ना भाई, यू तो 0 ही होगा। तो मेंशन नहीं है ना सर, जरूरी नहीं। अरे यार फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे तो कंफर्म है वेलोसिटी 0 ही रही होगी स्टार्टिंग में। हाँ मेंशन क्या सर, नहीं वो है? भी है। यस जब सर, कोई यस ब्लॉक सर, रखे हुए हैं उसको 60 से खींच रहे हो तो रेस्ट ही स्टार्ट होंगे। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकलेगा? हमें पता है यू 0 है, यानी हाफ एटी स्क्वायर से निकालेंगे हम। 1/2 4 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 36 आ जाएगा क्या? इसको पहले यहीं लगा देते हैं हम इतना। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 मीटर है ना, क्योंकि 2 से 4 कैंसिल होगा, या 36/2 बोल लो तो वो 18 बन जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 18 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए, मुझे वर्क डन वगैरह निकालने हैं, आप सबके निकाल सकते हैं क्या? तो मान लो मैंने बोला वर्क डन बाय, स्टार्ट हो रहे हैं हम एक एक करके। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए कितना आएगा? ए वाला ब्लॉक नीचे वाला, ध्यान रखना। सर वो तो सर 60 उस पे फोर्स है क्या, यस सर। और डिस्प्लेसमेंट 60 18 है इंटू उसमें, 18। और 18। cos 0 लिख दें साथ साथ, ताकि आपको पता रहे दोनों सेम डायरेक्शन में लगे। दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसलिए पॉजिटिव ही आना है। कितना बनता है देखो, 1080 बन रहा है क्या ये? ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। सेकंड देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल ऑन बी कितना आएगा? 0। 0। थर्ड, अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए, तो फ्रिक्शन स्टैटिक ये कंफर्म बात है। यस सर, कितना होगा? ए 20 वाले इंटू ब्लॉक 18। पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा है क्या? नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन पीछे है, तो 20 इंटू 18 इंटू कॉस 180 क्या, तो मतलब माइनस आना है कुल मिला के, 360 जूल आ जाएगा। और फोर्थ वाले वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी ब्लॉक, तो ये तो पॉजिटिव आना है, सेम ही डेटा लिख दूं मैं, यस कॉस 0। तो ये प्लस का 360 आना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको सिस्टम मानूंगा तो नेट 0 बनना चाहिए। ये हम कंडीशन पढ़ के आ गए अभी। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसका वर्क डन सिस्टम के लिए टोटल कितना होगा? 0। यहां तक बात क्लियर है? तो ये उसका एक एग्जांपल हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है भाई? समझ आ रहा है सब कुछ कैसे करना है? फोर्सेस बनाने, डिस्प्लेसमेंट देखना है, काम खत्म। ठीक है। Sir, work done exact on B0 कैसे आया था? कैसा है आप बताओ? Sir,
बोलो। 1 minute. बी पर कौन सा फोर्स लग रहा है ये बताओ। सर उस पे तो सिर्फ फ्रिक्शन है ना, एक्सटर्नल 10 वाले पे लग रहा है। बस एक ही फोर्स लग रहा है तो एक ही वर्क डन डिफाइन हो सकता है। बाकी नॉर्मल और एमजी है लेकिन उनके वर्क डन 0 है। तीन ही फोर्स है बी पर, एक नॉर्मल, एक एमजी और एक एफएस। Yes, sir. तो उन तीनों के वर्क डन आ सकते हैं। तो नॉर्मल का 0, एमजी का 0, एक फ्रिक्शन का आ सकता है। तो अब ये चौथा एक्सटर्नल फोर्स पूछ रहा है, तो एक्सटर्नल जब लग ही नहीं रहा तो आएगा कैसे? Yes, sir. समझ आ गया सभी को? लिख लिया भाई यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट देखिए अब, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन तो हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। स्टैटिक फोर्स निकालो, उसी टाइप के सम आते हैं टू ब्लॉक वाले, है ना। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लाते हैं। सबसे पहले मान लो ये ग्राउंड है और इसके ऊपर एक हमने कोई प्लैंक ले रखा है, इसको प्लैंक वर्ड बोल देते हैं वो, ठीक है। और ये प्लैंक आपने फिक्स्ड किया हुआ है, प्लैंक आपने कुछ फिक्स्ड किया हुआ है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है, ये मान लो ए ब्लॉक है, ये मान लो बी ब्लॉक है, जिसका मास है। इसको हमने कुछ यू वेलोसिटी देके छोड़ रखा है, इसके पास वेलोसिटी है कुछ यू मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, यानी ये सरफेस बीच की स्मूथ नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ सरफेस है रफ। तो यहाँ पर म्यू आपको डिफाइन कर रखा है। म्यू अगर यहाँ पर डिफाइन कर रखा है तो अंडरस्टूड है। कौन सा फ्रिक्शन होगा यहाँ पर? काइनेटिक ही होगा। Kinetic. ये चल रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, नीचे वाला फिक्स्ड है, कंफर्म है इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगा होगा क्या? तो बी वाले ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगा होगा? आगे की पीछे? पीछे लगेगा। तो यस सर, पीछे पीछे। पीछे की तरफ लगेगा. तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ एफ, और इसका रिएक्शन पेयर प्लैंक पे कहाँ होगा? आगे की तरफ। आगे की तरफ. लेकिन अब ये प्लैंक मूव तो कर नहीं सकता, इसका मतलब है इसको फिक्स करा हुआ है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो इस पे लगा है इसको किसी ने बैलेंस कर लिया होगा। जिस भी फोर्स को फिक्स किया होगा उस फोर्स के पेयर ने इसको बैलेंस कर दिया होगा क्या काइनेटिक वाले यस को? सर। यस प्लैंक सर, के ऊपर है भाई, अदरवाइज तो क्या होना चाहिए? अगर सरफेस स्मूथ होती तो प्लैंक भी चले जाता ना भाई आगे। रैंक पे खिसक जाता यस सर। सर। अभी सरफेस फिक्स्ड है, फिक्स्ड होने का मतलब क्या है? इसको जिस भी पॉइंट से हिंज किया होगा तो इन हिंज फोर्स वगैरह ने इसको रोक दिया होगा, बैलेंस कर दिया होगा। आ रही है बात समझ? इसलिए प्लैंक रुका हुआ है। कोई दिक्कत? Yes, sir. अभी तो बोला हुआ है फिक्स वर्ड लिखने का मतलब ही क्या है कि यहाँ पर जो ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो आया इसको बैलेंस कर दिया होगा किसने? कोई हिंज जिससे इसको आपने रोक रखा होगा ना, जिससे आपने इसको फिक्स किया, उस फोर्सेस ने इसको बैलेंस कर दिया होगा, ठीक है। तो अब बात आती है, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई पहले बताओ? ये बात समझ आ गई? जो Yes. काइनेटिक फ्रिक्शन का पेयर प्लैंक के ऊपर आया है वो कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहा है एक को चलाने में? क्योंकि आपने प्लैंक को फिक्स बोला है, तो मतलब है उसको फिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपने अरेंजमेंट किया होगा ना भाई। कुछ तो अरेंजमेंट ऐसा रखा होगा प्लैंक को फिक्स करने के लिए। यस सर। तो उसके जो फोर्सेज हैं जो उसको रोकने के लिए बने थे नीचे, या तो हिंज किया होगा या जो भी। मान लो आपने क्या कर दिया होगा, इस तरीके से प्लैंक था और इस जगह से इसको स्क्रू वगैरह से टाइट कर दिया, तो जो स्क्रू के फोर्सेज हैं उसने बैलेंस कर दिया होगा एफ के को, जो भी अरेंजमेंट था, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमें वर्क डन वगैरह निकालने। सपोज मैं अगर आपसे बोलूं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी ब्लॉक, तो वो कितना होगा? जितना भी डिस्प्लेसमेंट आया होगा, सपोज इसके चलने की वजह से ये प्लैंक के ऊपर कुछ एक्स चले जाएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि तो थोड़ी देर बाद यूपी आएगा, राइट? थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक बी यहाँ पर पहुंच जाएगा क्या? Yes, sir. मान सकते हैं ऐसा? कुछ एक्स डिस्प्लेसमेंट हो यस गया सर। इसका, चल रहा था भाई, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो चुका है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स अगर हो चुका है
तो कितना होगा वर्क डन? इसका पहले फोर्स देखेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स एफ के आया ना, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और एंगल कितना आएगा 180 क्या? यस सर। Yes, तो sir. ये कितना बनेगा? माइनस का एफ के इंटू एक्स क्या, और एफ के की वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हैं म्यू इंटू इसका जो भी मास रहा होगा उससे mg से बैलेंस कर देंगे, वो तो अंडरस्टूड है, म्यू इंटू एन होता है, ठीक है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने में तो दिक्कत नहीं है ना किसी को, वो तो म्यू इंटू एन होती है क्या, और इसका जो Yes, भी मास sir. होगा उससे mg आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए, वो कितना आएगा? 0. जीरो हो जाएगा क्या वो? 0। क्यों? क्योंकि फोर्स तो लग रहा है लेकिन उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना भाई। Yes, sir. जो ए वाले ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगा है उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ना, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है, तो ए प्लैंक तो वहीं फिक्स्ड है क्या, इसलिए जीरो। इसका मतलब है यहां से अगर हमने नेट काइनेटिक फ्रिक्शन का नेट निकालने की कोशिश करी वर्क डन का, तो कितना आया? माइनस का एफ के इंटू नेगेटिव आया, हो Yes, sir. नेगेटिव आया। तो देख रहे हो स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट कितना आ रहा था? 0. ये इतने तोड़फोड़ बेसिक है ना कि नीट के अंदर ऐसे छोटे छोटे बेसिक पूछता है, टफ न्यूमेरिकल नहीं पूछता नीट। ये मान के चलना, आप इतने सालों के पेपर में अब यही पता लग रहा है कि टफ न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है, आपको बेसिक अच्छे रखना है। तो आपको ये चीजें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन इनके बगडन क्या क्या बता रहे हैं, फिक्स्ड होते हैं, जो आ रहे हैं ना वो आंसर ऐसा कैसे आएंगे आपके। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का बगडन क्या आता है? नेगेटिव। अभी एक एग्जाम्पल क्या, ऐसे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का नेट कितना आ रहा है? नेगेटिव, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी जीरो हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन इनका नेट हमेशा कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। ये चीज अभी हम प्रूफ भी कर देंगे, अभी तो एक एग्जांपल हुआ है। जैसे स्टैटिक का नेट जीरो आ रहा था क्या, वैसे काइनेटिक का नेट अभी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव वर्क डन आने का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस हुआ है, आ रही है बात समझ? नेगेटिव वर्क डन का नेगेटिव आने का मतलब होता है यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉस हुआ है। नेट वर्क डन नेगेटिव आने का मीनिंग ये होता है। तो कभी कभी ऐसा देखा होगा ना आपने, किसी Sir, फिक्स कैसा प्लेन के, loss? बता रहे हैं वही चीजें बता रहे हैं Okay, sir. कि ए प्लैंक को फिक्स रख के जब हम बी को खींचते हैं तो थोड़ा आपको साउंड सुनाई देता है, आवाज आती है कुछ? Yes, sir. Yes, किसी sir. फिक्स पे अगर आप रफ सरफेस है अगर प्लैंक के ऊपर, अगर आप बी ब्लॉक को खींच रहे हो तो एक साउंड जनरेट होता है, अजीब सा आती है। चेयर को जब आप खींचते हो, जो भी एक्स वाई जेड, तो वो साउंड एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अभी हम एनर्जी की बेसिकली बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी हमारा अगला टॉपिक होगा इस चैप्टर का। तो रफली बात समझ आ रही है ना, नेगेटिव वर्क डन आने का मीनिंग क्या है, कि यहाँ पर ये वर्क डन नेगेटिव आने को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी के लॉसेस, और वो एनर्जी के लॉसेस किस फॉर्म में होंगे? या तो साउंड की फॉर्म में, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा सरफेस गर्म भी हो जाती है, होता है ना ऐसा थोड़ी बहुत, Yes, sir. तो हीट की फॉर्म में भी हो सकता है, साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो पढ़ा हुआ है अपने, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो या तो ये साउंड की फॉर्म में चला जाएगा, हो सकता है हीट की फॉर्म में चला जाए। तो वर्क डन नेगेटिव आने का मीनिंग ये। और अभी हमें क्या याद रखना है कि जो नेट स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसका वर्क डन जीरो, और नेट काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन अभी कितना आ रहा है? नेगेटिव। ये लिख लिया सभी ने? ये लिखा भी सभी ने यहाँ तक एक एग्जाम्पल? यस सर। Yes, sir. दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एक और इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नीचे प्लैंक की सरफेस भी क्या ले रहे हैं? स्मूथ। तो ये मेरे पास प्लैंक है, ये वाला ए है, और इसके ऊपर एक बी है, ठीक है भाई। और हमने बोला हुआ है ये सरफेस स्मूथ है, और ये सरफेस में फ्रिक्शन है अच्छा खासा यू के, और इसको हमने वही यू वेलोसिटी देके छोड़ा हुआ है। तो यू दिया हुआ है तो वो अंडरस्टूड है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। Yes, sir. मोशन हो रहा है। तो हुआ क्या, मान लो, अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे कहानी रही होगी। तो ए वाले ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ, और उसका रिएक्शन पेयर बी ए वाले पर कहाँ आया होगा? आगे की तरफ आया ना, ऐसा कुछ हुआ होगा।
Yes, थोड़ी sir. देर बाद क्या होगा, बी वाला ब्लॉक भी आगे जा रहा है, ए वाला ब्लॉक भी आगे जा रहा है क्या? मान लो एक कंडीशन आई कि जब ए वाला ब्लॉक पहुंच गया यहाँ पर इस तरीके से आगे, अब ए भी आगे चलेगा ना भाई, यस सर। और साथ साथ बी भी इसके ऊपर आगे चलेगा। एक कंडीशन आएगी जब बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर ऐसे पहुंच गया है, तो इसका मतलब है ए वाला ब्लॉक है, मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे एक्स ऑफ ए, और बी वाले ब्लॉक का हम मान लेते हैं यहाँ से कुछ एक्स ऑफ बी। ये दोनों के डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे क्या, ए ब्लॉक का और बी ब्लॉक का। तो अब वही मुझे वर्क डन लिखना हो, मान लो मुझे अगर वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी लिखना हो तो मेरा आंसर कितना होगा भाई, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव सॉरी सर नेगेटिव नेगेटिव होगा, क्योंकि बी ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ, उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो एक्स बी है तो माइनस एक्स बी, ये हो जाएगी बात। Yes, sir. और काइनेटिक फ्रिक्शन का Yes, वर्क डन ए ब्लॉक पर कितना होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। Positive हो जाएगा. अब अगर मैं बात करूं आपसे टोटल निकाल सकते हैं क्या हम इसका नेट जब आप निकालोगे तो ऐसा ही बनेगा, माइनस का एफ के एक्स बी प्लस का एफ के एक्स है, हाँ या ना, ऐसे बनेगा। आप इसमें से चाहो तो माइनस का एफ के कॉमन ले लो, जैसे आप माइनस का एफ के कॉमन लोगे ये एक्स बी माइनस एक्स से बनेगा क्या? यस सर। ये सर XB एक्स minus ए X माइनस एक्स बी होगा ना? क्यों? माइनस X- कॉमन लिया है तो एक्स भी पॉजिटिव रहेगा ना भाई। सॉरी माइनस कॉमन, यस सर यस सर। यहाँ तक बात समझ आई क्या? तो अभी भी ये वर्क डन नेगेटिव आ रहा है क्या? अभी Yes, भी वर्क sir. डन नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट को क्या बोल सकते हैं हम, इतना सा ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको क्या बोल सकते हैं, नाम क्या दे सकते हैं? एक्स बी ए क्या? रिलेटिव एक्स बी ए बोल सकते हैं। बी ब्लॉक का Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, आया ना? Yes, sir. बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स बी ए होगा। एक्स बी ए होता क्या है, एक्स बी माइनस एक्स, यही होता है ना एक्स बी ए, पढ़ा हुआ है हमने रिलेटिव, Yes. Displacement of B with respect to it. ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है? Yes, तो ये sir. एक्स बी ए का मतलब यहाँ पर ही है। तो हम एक्स बी माइनस एक्स ए को क्या बोल सकते हैं, एक्स बी ए भी बोल सकते हैं, ठीक है? सर एक्स ए माइनस एक्स बी होगा ना? क्यों? इन इक्वेशन को सॉल्व किया मैंने तो सिर्फ, वो सॉरी ये सर forces समझ माइनस से बाहर निकाला सर, समझा आपने माइनस से बाहर निकाला तो माइनस नहीं देखा। यहाँ तक बात क्लियर भाई? इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे? आप ए पे जाके बैठ जाओ, रिलेटिव में यही तो होता है, ए पे अगर आप जाके बैठ गए तो ए रुका हुआ है क्या अब? Yes, sir. अगर ये सारा ऑब्जर्वेशन आप कहाँ पे जाके कर रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ए पे जब आप बैठोगे तो ए रुक जाएगा, आया ना? ए रेस्ट पर आ जाएगा, और ए के रेस्पेक्ट में बी उसके ऊपर आगे जाएगा क्या, सोचो। Yes, sir. क्या आनी Yes, चाहिए अब sir. आपको बातें, रिलेटिव पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। अगर मैं इसके ऊपर जाके बैठ जाता हूँ तो मुझे पता है ये रेस्ट पर आ जाएगा क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये अगर रेस्ट पर आ गया तो जो ब्लॉक पहले यहाँ था वो आपके यहाँ पहुंचेगा। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये बी का विद रिस्पेक्ट टू ए होगा कि नहीं होगा, एक्स पी ए बोल सकते हैं आप। यस Yes, sir. और बी पर फ्रिक्शन लग कहाँ रहा था, पीछे लग रहा था फ्रिक्शन, तो डायरेक्शन वही है जो पीछे थी, वही होगी क्या, रिलेटिवली आगे जा Yes, रही है। Yes, sir. तो आप अगर यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ए भी अगर करके आते हो ऑब्जर्वेशन, तो वो नेट रहेगा राइट? तो आप ऐसे ही बोलोगे वर्क डन बाय, क्योंकि ए तो रुक ही गया है तो अब एक ही ब्लॉक चल रहा है, वर्क डन हम निकालेंगे किसका, काइनेटिक फ्रिक्शन का।
तो आप क्या बोलोगे, नेगेटिव तो आना ही है एफ के, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए, क्या रिलेटिव आया ना, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ है क्या, यस सर। बात समझ आ रही है। तो विद रेस्पेक्ट टू ए भी हम कर सकते हैं क्या, विद रेस्पेक्ट टू ए में ए तो रुक गया, और बी का या बोल लो ये सिस्टम का ही होगा, क्योंकि ए तो रुका हुआ है, ये तो पूरे सिस्टम का ही निकल रहा है, ये आया ना। जब आप रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ए तो रुक ही गया ना, ए का डिस्प्लेसमेंट तो रहेगा ही नहीं, तो बी का जो है वो पूरे सिस्टम का ही निकल रहा है ना। अब यस सर। माइनस का एफ के एक्स बी माइनस एक्स, तो दोनों रिजल्ट सेम आ गए कि नहीं आ गए, देखो विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है भाई। यहाँ पर एक छोटी सी बात लिख लेना कि जो हमारा नेगेटिव वर्क डन आया है वो क्या है, नेट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन सिस्टम इज नेगेटिव, या माइनस का एफ के एक्स रिलेटिव भी बोल सकते हो क्या आप उसको, आया ना। इस वाली कंडीशन में वो ऐसा ही आया है क्या, माइनस का एफ के इंटू एक्स रिलेटिव, ये वाली चीज रिलेटिव ही तो है या नहीं है। अगर आप यहां से देखना चाहो तो एक्स बी माइनस एक्स ए को क्या बोल सकते हैं, एक्स बी ए बोल सकते हैं क्या, यस सर। तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ही तो है एक तरीके से, इसको आप एक्स बी ए भी तो बोल सकते हो इन शॉर्ट। तो यहां पर एक और बात निकल के आती है, दिस नेगेटिव वर्क डन implies that energy of system is being dissipated in form of sound in form of sound or heat energy। किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन होता है इसको एक तरीके का डिसिपेटिव फ्रिक्शनल फोर्स भी बोल दिया जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन के वर्क डन क्योंकि क्या आते हैं नेगेटिव, तो ये वाले जो फोर्सेस हैं ये कहीं ना कहीं हमारा क्या करा रहे होते हैं, एनर्जी का लॉस ही करा रहे होंगे कुछ तो डिसिपेटेड फॉर्म में, ठीक है। यस सर। सर हीट का तो समझा, लेकिन साउंड का कैसे होगा ये, आवाज आती है ना भाई जब चलाते हैं तो इसको। यस अगर सर। एक सरफेस, अगर तो आपने वो वाइब्रेटिंग बॉडीज वाला क्या, वही साउंड एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी जो साउंड एंड वेव में पढ़ाते हैं sir. अपन, तो जो शोर हो रहा है वो Yes, एक sir. एनर्जी तो है, मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन साउंड जनरेट कर रहा है, तो वो जो साउंड आता है वो एक टाइप की एनर्जी तो है ना भाई। यस सर। ये किसी फॉर्म में हो सकता है, तो जो आवाज आती है ब्लॉक को स्लाइड कराने पर रफ सरफेस के ऊपर, तो वो आवाज भी एक टाइप की एनर्जी है। ओके सर। तो छोटी सी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो कुल मिला के स्टैटिक फ्रिक्शन का नेट कितना आता है 0, और काइनेटिक का नेट कितना आता है नेगेटिव, और वर्क डन निकालने का तरीका एक ही है, बस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखते जाओ, ठीक है। यस सर। तो मतलब अगर हम ऐसे देखें तो सर ये एनर्जी लॉस होता है इसलिए फोर्स लगता है ना सर, अगर हम इधर से पीछे की तरफ जाए तो मतलब एनर्जी का लॉस होता है सर, एनर्जी का लॉस हो रहा है इसलिए सर फोर्स लग रहा है ना सर, बट ऑपोजिट हम तो डायरेक्शन। देख के ये बोलेंगे ना कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, फोर्स लग रहा था तभी तो एनर्जी का लॉस हुआ। हाँ सर वो भी है सर। यस इन सर। दोनों के बीच में फोर्स जनरेट हुआ तभी तो रिलेटिव मोशन हुआ, तभी तो उस चीज का अपोजिंग चालू, इसलिए तो वर्क डन नेगेटिव आया, और इसीलिए तो हमने बोला कि एनर्जी का लॉस हुआ। यस सर। यस सर। तो समझा अभी। कहीं पर एनर्जी का लॉस देख के हम नहीं बता सकते फोर्स लग रहा है, क्योंकि एनर्जी का लॉस तो हो सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो बीच में कुछ
और दूसरे रीजन से एनर्जी का लॉस हो गया हो। यस सर। एनर्जी के लॉस कराने के लिए और भी फैक्टर जिम्मेदार है, ओनली फोर्स नहीं है, ठीक है। तो हम फोर्स देख के बता सकते हैं। हाँ, वर्क डन अगर नेगेटिव आ रहा है कि भाई फोर्स ने जो यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। ये वर्क को देख के पहचान रहे हैं हम, फोर्स को देख के भी नहीं पहचान रहे। हम तो सिर्फ वर्क को देख के बता रहे हैं कि हाँ भाई वर्क हमारा नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है। ओके सर, यस सर। क्योंकि आगे जाके हम थ्योरम पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है। यहाँ से भी आपको चीजें पता लगेगी अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बस आपको सारे एग्जाम्पल मेरे साथ साथ घर पे बैठ के करने हैं, पढ़ना है इनको, ठीक है। जो भी यहाँ कराया जा रहा है उसको घर पे डेली पढ़ो, डेली सीखो कि कैसे क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। तब जाके तो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ का चैप्टर छोटा है लेकिन अच्छा चैप्टर है। अब देखिए इसमें लिखते हैं, हमें क्या करना है। हमारे पास एक मान लो 2 मीटर लॉन्ग या 2 kg का हमारे पास एक प्लैंक है, ठीक है ना। लॉन्ग प्लैंक बोल सकते हो उसको आप। और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है और ये सरफेस हमारे पास स्मूथ दे रखी है। सरफेस क्या है, स्मूथ दे रखी है। इसके ऊपर एक और मान लो ब्लॉक है। इस ब्लॉक को नाम हम दे रहे हैं बी। ये वाला कोई बी ब्लॉक है और ये मान लो 1 kg का है, ठीक है। ये 1 kg का, ये 2 kg का है और इसके पास वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। यस सर। इन दोनों के बीच में म्यू दे रखा है 0.4। अब ये 0.4 दे रखा है तो अंडरस्टूड है कौन सा होगा, काइनेटिक ही होगा। यस सर। तो हमें ये बताना है, वही हम निकालते हैं। देखो वर्क डन वगैरह की बात करते हैं कैसे क्या निकलेगा। तो सबसे पहले मेरे पास 2 kg का ब्लॉक है और बी वाला ब्लॉक है। तो बी वाले ब्लॉक के पास इनिशियल वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, आया ना। यस सर। तो सबसे पहले हम एक्सेलेरेशन की बात कर सकते हैं क्या। अगर मैं बी ब्लॉक को पकड़ता हूं तो बी ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम ये देख सकते हैं बी ब्लॉक पर पीछे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, काइनेटिक। फ्रिक्शनल। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.4 इंटू 10 क्या, यानी कितना बन जाएगा 4 न्यूटन। और इसका मास 1 kg था क्या, मास 1 kg था क्या। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब डायरेक्शन बना दी हमने इस तरफ 4 मीटर पर सेकेंड। उसका एक्सेलेरेशन है क्या। यस सर। यहाँ तक बात समझ आई। तो मैं एक्स बी निकाल सकता हूँ क्या, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। एक्स बी निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी भी है क्या मेरे पास। ut माइनस हाफ एट स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगता कब तक रहेगा। भाई बी ब्लॉक की वेलोसिटी टाइम के साथ कम होगी क्या, यस सर। और ए ब्लॉक की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगी क्या। सोच के देखो प्रैक्टिकली। बी ब्लॉक 6 मीटर पर सेकेंड था, एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में आया 4 का, है ना। यस सर। बी ब्लॉक की वेलोसिटी टाइम के साथ कम होगी क्योंकि बी की वेलोसिटी आगे 6 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलेरेशन है पीछे। तो ये एक्सेलेरेशन कर क्या रहा होगा, इसकी वेलोसिटी को कम कर रहा होगा क्या। यस सर। यस सर। और यही ए वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है, आगे की तरफ। आगे की तरफ। और कितना लग रहा है, वही 4 न्यूटन क्या। न्यूटन। तो ये जो 4 न्यूटन का फोर्स लगा है ये इसके ए वाला जो प्लैंक है या ए वाला जो ब्लॉक है इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। यस अच्छा, सर। एक बात बताओ, एक टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी क्या। यस सर। यस बी की सर। कम हो गया और ए की बढ़ के दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। और जिस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी उस इंस्टेंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना बंद। रिलेटिव मोशन खत्म हो गया ना भाई, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो रिलेटिव मोशन रहा क्या अब इनके बीच। नहीं सर। नो सर। ये रहा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ एक ब्लॉक वी से चल रहा है दूसरा ब्लॉक भी इसके ऊपर वी से चल रहा है तो कौन सा लगेगा ही नहीं ना, फिर तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, आया ना। यस यस सर। सर। रिलेटिव मोशन नहीं है ना इन दोनों के बीच, भी रिलेटिव जीरो है क्या। यस और सर। जब भी यस सर। रिलेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का ना। तो अगर दोनों की जिस टाइम पर सेम वेलोसिटी हो जाएगी उस इंस्टेंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा क्या, आया ना। तो मैं ये पार्ट नहीं समझा सर। सर बंद कैसे हो जाएगा सर।
भाई इसकी वेलोसिटी भी v हो गई क्या, यस सर। और इसकी वेलोसिटी बढ़ के मान लो कुछ v हो गई, दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई कि नहीं हो गई। और यस जिस सर। इंस्टेंट पे ये हुआ, जिस इंस्टेंट पे ये हुआ, उस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन लगना बंद किया, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं है ना भाई, तो इस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा होगा। यस सर, नहीं लग रहा होगा। यस सर। उस यस। इंस्टेंट पे जाके हमारे बोल सकते हैं हम ये फ्रिक्शन की वैल्यू खत्म हो चुकी है, तो उस इंस्टेंट तक पे बात करनी है हमें कि कितना क्या डिस्प्लेसमेंट और ये सब होगा। आ रही है बात समझ। ओके सर। यस सर। तो जिस इंस्टेंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगना बंद हुआ, उस इंस्टेंट की बात करनी है हमें। तो वो इंस्टेंट आया होगा जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम रही होगी, क्योंकि देखो एक्सलेशन लग रहा है तो ये इसकी वेलोसिटी को लगातार कम करेगा ना, तो एक टाइम के बाद फिर वापस रिलेटिव स्लीपिंग चालू हो जाएगी क्या, होगी ना। 6 मीटर पर सेकंड से कम करता जा रहा है ना भाई एक्सेलरेशन, तो बराबर आ गई कोई बात नहीं, लेकिन करेगा तो अभी भी कम। यस सर। ऐसा थोड़ी ना बराबर आ गया ठीक है मस्त रहो, तो होगा तो अभी भी कम वेलोसिटी तो, लेकिन एक इंस्टेंट तो आएगा ना जब दोनों में रिलेटिव स्लीपिंग बंद हो जाएगी, है ना। यस सर। एक इंस्टेंट आएगा ऐसा, तो उस इंस्टेंट तक का हमें सारा मामला पता करना है। ये बात समझ आई कि नहीं आई पहले बताओ। यस सर। दोनों चल रहे हैं साथ साथ, पीछे एक्सेलरेशन, ए की बी की वेलोसिटी होगी कम, ए की वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि ए अभी रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इसको एक्सेलरेशन मिलेगा, तो ए वाले की तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बी की कम होगी। एक इंस्टेंट आएगा जिसपे दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी क्या, यस सर। और उस इंस्टेंट पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव स्लीपिंग Yes, है sir. ही नहीं। उस इंस्टेंट तक का पहले टाइम पता करना पड़ेगा हमें, आया ना, कि उसके इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी सेम हुई है, पहले वो पता करना पड़ेगा क्या। अच्छा, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा जल्दी बताओ जी, कितने का था, 2 kg का था, तो उसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या, ये ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन। यहाँ तक बात समझ आई। सिंपल फोर्स और ये लगा के हम निकाल सकते हैं ना, एनएलएम में पड़ा हुआ है। बी ब्लॉक को देखो, ए ब्लॉक को देखो, बी का एक्सेलरेशन है 4, ए का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है क्या, यस सर। यहाँ तक बात क्लियर है। सर हाँ जी, सर वो एक्सेलरेशन कैसा है बताओ ना। फोर्स दे रखा है 4 न्यूटन, मास दे रखा है, तो F = ma। हाँ यस यस समझ आई भाई बात। यस सर। दोनों अलग अलग से चल रहे होंगे ना, काइनेटिक तो एक्सेलरेशन सेम तो हो नहीं सकता, ये बात तो समझते हो। यस सर। चलिए, अब मैं पहले ये पता करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वगैरह की क्या कहानी है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम पकड़ के लाना पड़ेगा, टाइम पकड़ के लाना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल हमारा यही है, जिस इंस्टेंट पे काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो हुआ, उस इंस्टेंट तक आपको बताना है कि वर्क डन वगैरह क्या होगा। तो उस इंस्टेंट पे पहले टाइम पता करेंगे क्या, यस सर। तो टाइम कैसे पता करें देखो। तो मैंने वेलोसिटी ऑफ बी निकाली, तो बी की वेलोसिटी निकालने के लिए 6 तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल है क्या, और 4 एक्सेलरेशन है, तो 6 - 4t बोल सकता हूं मैं, 6 - 4t लिख सकता हूँ इक्वेशन, आया ना। अब ये इक्वेशन नहीं आती होंगी आपको, u - 80, यस सर। यस सर। एक्सेलरेशन पीछे इसलिए नेगेटिव। अब मैं ए की वेलोसिटी की बात करूं, तो ए की वेलोसिटी कितनी होगी जल्दी बताओ, 0 + 2t, आया Yes, ना। sir. Yes, sir. Yes, sir. और जिस इंस्टेंट पे इन दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, उस इंस्टेंट तक की बात करनी है क्या हमें, मतलब कि Yes, 6 sir. - 4t = 2t रखेंगे हम। तो टाइम कितना आ गया, 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद इन दोनों की वेलोसिटी सेम हुई होगी क्या। तो उस टाइम पर बी की वेलोसिटी कितनी होगी, 2 होगी, और ए की भी कितनी होगी, 2 होगी। यहां तक बात क्लियर है, Yes, sir. यहां तक बात क्लियर है। अब मैं निकालना चाहता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। बी का डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना आएगा 1 सेकेंड के लिए। बी के पास क्या कोई इनिशियल वेलोसिटी है, बिल्कुल है, ut माइनस का हाफ at², ए कितना है 4, और टाइम कितना लिया उसने 1। तो यहां से हमारे पास एक्स भी कितना आ जाएगा, 6 है, ये 2 बनेगा, यानी 4 मीटर आ गया क्या। तो बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई जल्दी बताओ, ए का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ए का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे जल्दी बोलो। Sir, UT में U 0 रहेगा ना, half.
80 स्क्वायर एंड ये रहेगा यार बेसिक बिल्कुल ही खत्म है आप लोगों के, कोई फायदा नहीं है मुझसे पढ़ने का, आप टीचर चेंज करा लो भाई, कोई फायदा सर नहीं है। 1 मीटर आएगा ना? हाफ 80 स्क्वायर लगाना सीधा, u 0 है उसका, एक्सेलरेशन 2 है, इतना तो आना चाहिए। अब x ऑफ a कितना बन जाएगा, 1 मीटर बन जाएगा क्या? इसका मतलब a वाला चल रहा है 1 मीटर, b वाला चल रहा है 4 मीटर। यहां तक बात क्लियर है? तो कुल मिला के एक कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। तो ये रहा b वाला a वाला ब्लॉक, और इसके ऊपर पहुंच गया होगा यहाँ पर b वाला ब्लॉक। तो b वाला ब्लॉक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी 2 हो गई होगी क्या? उस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं हम। यस सर। और वो टाइम कितना होगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बाद ही ऐसा हो गया होगा। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्स बी है क्या? कितना आया एक्स बी? 4 मीटर। 4 meters. 4 मीटर सर। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना आया मेरे पास? ए वाला 1 मीटर। अगर मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना नेट, तो क्या मैं रिलेटिव से भी कर सकता हूं क्या? ये वाली जो डिस्टेंस होगी रिलेटिव होगी क्या? एक्स बी ए यस सर। यस सर। कितनी होगी? ये 3 मीटर होगी। 4 माइनस 1, यस यानी ए के रेस्पेक्ट में भी 3 मीटर चला है। तो हम डायरेक्टली यहां से भी फ्रिक्शन निकाल सकते हैं ना। सारी बातें क्लियर हो गई क्या? सारी बात समझ आ गई? तो हमने क्या निकाला? सबसे पहले वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए। तो बताओ ए पर वर्क डन फ्रिक्शन का कितना होगा? ए पर वर्क डन फ्रिक्शन का कितना होगा, जल्दी बताओ। फोर्स कितना है? फ्रिक्शन सर फोर्स 4 4 न्यूटन क्या? सर 4 न्यूटन, और सर 1 4 मीटर न्यूटन इंटू 1 डिस्प्लेसमेंट, मीटर। तो सर 4 जूल्स हो जाएगा। और एंगल 0 ही रहेगा क्या? दोनों सेम डायरेक्शन में। यस सर, Yes, सो sir. पॉजिटिव। 4 जूल। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, तो 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट भी 4 मीटर, लेकिन यस एंगल सर, कितना? -16 सर, 180 होगा वो। -16। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन का नेट बताओ, नेट बोलने का मतलब a प्लस बी भी बोल सकता हूं मैं, तो -12 जूल आ जाएगा क्या? आई सर ये नेगेटिव अपने आप सिर्फ आएगा, वो अपने पॉइंट आप तक है ना क्या? सर? ये सिर्फ वही पॉइंट तक है ना सर, जहाँ तक है तक सेम? निकाला, डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड का ही तो है ये। यस सर, यस सर, यस सर, पॉइंट से पॉइंट। तो यहां से हम डायरेक्टली भी कह सकते क्या? अगर मुझे मान लो सीधा निकालना होता सिस्टम का, तो मैं रिलेटिव की भी सहारा ले सकता था क्या? 4 इंटू 3 और माइनस लगा देता, -12 जूल आता क्या? ये भी यहाँ से भी आया ना। मैं चाहता तो रिलेटिव से भी कर सकता था क्या? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 3 है क्या? तो सीधा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते, -12 जूल यहाँ से भी आता। Yes, आया sir. ना? कोई दिक्कत? तो यानी कि 12 जूल की एनर्जी जो है ना, वो कहीं ना कहीं लग रही होगी इधर उधर, या तो साउंड में या हीट में। समझ आ गया भाई? ये इसका सर वैसे मतलब है रिलेटिव से कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। सर एनर्जी साउंड या हीट दोनों में से किसी एक के फॉर्म में कुछ रहेगा भी हो कि सकती है, दोनों अभी के एनर्जी फॉर्म की में बात रह कर सकता लेंगे, है? हमने ऊपर लिख दिया ना। मतलब दोनों के वो- फॉर्म में भी रह सकता है क्या हाँ थोड़ी साथ थोड़ी में? दोनों में भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा गर्म भी हो जाए, आवाज भी करे, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। ओके सर। इतनी एनर्जी इसने रिलीज कर दी, डिसिपेट कर दी, अब इतनी एनर्जी का कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमें वो नहीं पता करना है कि कहाँ गई एनर्जी, लेकिन नेगेटिव आ गया, हमें तो ये पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन आता भी क्या है, नेगेटिव ही आता है। ये बात तो हमें याद है। यस सर। और समझना तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ तक बात लिख ली, थोड़ी बहुत तो आपको काइनेटिक एनर्जी वगैरह के फॉर्मुले याद ही है ना भाई। यस सर। तो आप देखो समझ सकते हो यहाँ से। अगर मैं आपसे बोलूं, देखो ना ये समझने वाली बात है। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे काइनेटिक एनर्जी किसकी बताओ, मान लो कि इनिशियल वाली बता दो आप, या ए की बता दो या बी की बता दो,
बी की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी? इनिशियल पे बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, इनिशियल वाली। और किसकी सर बात कर रहे हैं हाफ हम इनिशियल में? सर बी बी की। की बी की इनिशियल एनर्जी बता दो कितनी है? क्या बी के पास बी वाला ब्लॉक ऊपर वाला है क्या हमारा? यस सर, है सर ना? 18 जूल आ रहा है सर, 18 जूल आ रहा है 18 जूल आ सर। रहा है। हाफ मास इनटू वी का स्क्वायर, और वी कितना था उसका? 6। 6। तो ये 18 जूल था क्या? पहले बताओ। यस यस सर। सर। ये थी बी की एनर्जी। मैं आपसे बोलूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इनिशियल सर वो तो 0 है। सर वो 0 यहाँ होगी। पे 0 होगा। यस सर। यस सर। तो मैं यहां से आपसे ये पूछूं कि मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल बी की, तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर 2 क्या? स्क्वायर। यस सर। यस 2 जूल आ जाएगी क्या? 2 जूल। यस सर। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल बी की कितनी, ए की कितनी होगी? वो भी 2 जूल होगी सर। 2 जूल कैसे होगी? उसका मास 2 है भाई। अच्छा हाँ हाँ, तो सर 1 होगा। अरे 4 में डिवाइड 4 जूल होगी। सर 4 होगा। यस सर। ये बात समझ आई क्या आपको? और देखो, यस सर। मैं आपसे पूछूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, बी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितने का है? पहले बी की काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? सर 18 थी। 18 अब 2 हो गई। चेंज होगा। 16 हम निकालते ऐसे है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज किसी का भी ऐसे निकाला जाता है यस क्या? सर। 18 16 आ जाएगा। माइनस का 16 आएगा। यस सर। और ए की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी चेंज? -4। 4 माइनस कैसे आएगी? उसकी तो बढ़ रही है ना भाई। अच्छा फाइनल, हाँ सर 4। इसकी कम हो रही है, उसकी बढ़ रही है, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की इनिशियल कितनी थी? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये नेट बात कर रहे हैं हम। सर इनिशियली 0 होगा ना। सर इनिशियली वो 0 होगा। बेटा 18 था, सिस्टम की नेट इनिशियल है तो सही, कैसे 0 हो जाएगा? ए वाले सर ब्लॉक के पास या बी वाले? तो वो तो लेकिन इनिशियल सर काइनेटिक C का है एनर्जी ना। नेट कितनी है? 18 हम नहीं है। लोग नेट में तो 2 का लेंगे ना, 2 सेकंड वाले ब्लॉक इनिशियल, का। अच्छा नेट में उसको लेंगे, ऊपर वाले को भूल जाएंगे नहीं ऐसा? नहीं, मतलब लेंगे, लेकिन सर वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, हाँ वो सर 2 मैं पे तो चल सर, रहा है। हाँ सर। तो हम लोग ऐड बेटा ही करना है ना, अगर भाई काइनेटिक एनर्जी चल रहा हो चाहे इनिशियल कुछ भी हो, मैं पूछ रहा हूँ सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो 18 ही तो आंसर बोलोगे। इसमें चल रहा है, यस अपनी सर। कौन सी फिजिक्स लगा देते हो अलग से यार। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 18 है, दिख रही है। इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0 पर इनिशियल, इनिशियल वाली एनर्जी 18 है सिस्टम की, क्योंकि ए के पास नहीं है, बी के पास है, तो नेट तो 18 हुआ ना। ओके सर, इसमें हाँ कौन सी मतलब हम सर। लोग रॉकेट साइंस सिर्फ है? किसी का भी कंसिडर करेंगे जिसके अरे यार पास होगा सिस्टम उस टाइम मतलब पे। सिस्टम, किसी का नहीं होता सिस्टम, मतलब सिस्टम, सिस्टम में ए भी है, यस सिस्टम सर। में बी भी है। अब एक ही काइनेटिक, जब साफ साफ लिखा हुआ सिस्टम था में भाई तो एक ही काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ए 0 है और इस वाले की 18 है, तो नेट 18 ही तो हुआ। हुआ कि नहीं तो समझा। हुआ? सिस्टम के लिए ए यस और सर, बी यस सर, का समझा। टोटल रहेगा, राइट? टोटल ही तो होता है, मैं नेट सिस्टम बोल रहा हूँ तो वो ए और बी टोटल ही तो होता है, सिस्टम मतलब टोटल। यस सर। हम एनएलएम पूरा पढ़ चुके हैं, सिस्टम मतलब टोटल। आया यस ना? ए प्लस बी को सिस्टम बोलते हैं, तो ए यस प्लस सर। बी यस। की इनिशियल एनर्जी कितनी? 18 है। 3 है। और फाइनल एनर्जी सिस्टम की कितनी है? 6 है। फाइनल एनर्जी हमारे पास कितनी है? 6 6 जूल। जूल है सर। तो आप यहां से अगर मैं पूछूं चेंज बताओ कितने का है सिस्टम का? सिस्टम की 12 काइनेटिक जूल। एनर्जी कितने तो से? -12 जूल, -12 -12 जूल। -12 जूल है क्या? यस सर। क्या यही आपका नेट वर्क डन भी आया था? देखो यहाँ से भी यस सर। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये जो वर्क डन नेगेटिव आया है या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आई है, इसका सेंस यही तो है, वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहती है वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल भी होता है, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसका मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी -12 जूल आई है, यानी एनर्जी रिलीज हुई है, नेगेटिव आने का मतलब यही है क्या? यस सर। और वर्क डन नेगेटिव आया है, वर्क डन भी नेगेटिव आया था -12 जूल। वर्क डन नेगेटिव आने को हमने क्या बोला था, याद करो? यानी इसका मतलब आप समझे, बी की एनर्जी 18 से कितनी हो गई? 12 हो गई, 2 हो गई क्या? यस सर। यस बी की एनर्जी कम हुई, बी की तो एनर्जी कम हुई, कम हुई। और उसमें से कुछ एनर्जी ए को बढ़ाने में चली गई क्या?
Yes, sir. Yes, यस sir. सर उसकी कुछ एनर्जी किस में गई, ए को को बढ़ाने में, बढ़ाने में और बाकी एनर्जी कहाँ गई, Sir, लॉस हो waste गया हो होगा, गई. हीट वगैरह मींस साउंड या हीट डिसिपेटेड हो गई होगी. तो Yes, समझ sir. आ गया, इसलिए नेगेटिव आ रहा है. बात समझ आ गई. Yes, sir. इसमें से समझा sir. कुछ एनर्जी तो एक की स्पीड बढ़ाने में काम में आ गई, ठीक है, एक ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आ गई, लेकिन बची कुछ ही थी. तो अब 18 में से जो हमारे पास यूजफुल है या काम की है वो कितनी थी, 2 उसने बढ़ाने में हेल्प कर दी, यानी ए के पास 0 थी, 4 बढ़ाने में हेल्प कर दी, ऐसा बोल सकते हैं हम. Yes, क्योंकि हमारे sir. पास यस सर और 2 उसके पास खुद की बच गई इस इंस्टेंट पे. तो टोटल इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम की इनिशियल 18 थी और फाइनल सिस्टम की कितनी है नेट, 6 है. तो 18 में से 6 जूल फाइनल है, तो बीच की कितनी रह गई बची हुई, 12 रह गई क्या. Yes, sir. पहले Yes, अच्छी sir. खासी 18 थी, 18 में से 6 आ चुकी है सिस्टम के पास, कोई बात नहीं. 18 में से 6 तो धीरे धीरे कम होती गई ना एनर्जी. आपको यही पता लग रहा है क्या, आपको पता होगा कोई एक एनर्जी कम होती है तो वो दूसरी फॉर्म में जाती है क्या एनर्जी. यस सर Yes, sir. Yes, sir. 10th में आपने बेसिक पढ़ा होगा कि अगर किसी, अब हम सिस्टम की बात करेंगे ना भाई, ए और बी की इंडिविजुअल की तो हमने बात कर ही ली कि बी की इंडिविजुअल बात करें तो बी की एनर्जी कम हो रही है और वही एनर्जी थोड़ी बहुत ए को बढ़ाने में जा रही होगी और बाकी कंट्रीब्यूशन कहीं और हो रहा होगा, ऐसा भी कह सकते हैं हम. यस लेकिन हम तो Yes, सिस्टम देख sir. के बात करेंगे ना. अब तो सिस्टम देख के बात करेंगे कि भाई सिस्टम की इनिशियल एनर्जी 18 थी, सिस्टम की फाइनल एनर्जी 6 रह गई, मतलब सिस्टम की जो टोटल एनर्जी पहले 18 थी उससे 6 रह गई, तो बीच की बची कुछ ही जो थी 18 से 6 हो गई है, सोचो कम होके, तो 12 जूल निकल गई होगी कहीं बाकी ना कहीं. डिस्ट्रीब्यूटेड हो Yes, गई, sir. काम में चली गई. तो अब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ये भी पढ़ा होगा आपने. Yes, sir. तो ये जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं कहाँ गई होगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है तो कहीं दूसरी एनर्जी बढ़ी होगी, आया ना. कोई एक एनर्जी कम हुई है तो दूसरी एनर्जी बढ़ी होगी, कंफर्म है. Yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी 18 से 6 हुई है, यानी काइनेटिक कम हो गई है, तो कोई दूसरी एनर्जी इसका जो कम हुआ है, जितने रेशियो से कम हुई उतने फैक्टर से बढ़ गई होगी. अब वो एनर्जी कौन सी हो सकती है, हो सकता है साउंड एनर्जी बढ़ गई, हो सकता है हीट बढ़ गई. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया वर्क डन नेगेटिव आने का मीनिंग. यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, अभी आपको इसको छूना नहीं है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वगैरह को, लेकिन हम इतना तो जानते हैं ना, लॉजिक से कर सकते हैं. यहाँ से आपको एक चीज और क्लियर हो गई है, वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ भी मिल गया है कि वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है. हाँ या ना. Yes, sir. कि जो भी टोटल वर्क डन होता है, ये टोटल है ना भाई, टोटल वर्क डन सिस्टम की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो, तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम होती है. जो लोग अलग से पढ़ाते हैं ना वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसा नहीं है, वो न्यूमेरिकल में दिखती हुई चीजें हैं. देखो आप इसी न्यूमेरिकल में दिख गया आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट. ठीक है. Yes, sir. तो सर ऐसा कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है जिसमें वो नेगेटिव नहीं आएगा. नहीं, अगर अपना काइनेटिक फ्रिक्शन है तो कभी भी पॉजिटिव नहीं बनेगा, नेगेटिव ही आएगा ऑलवेज, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा. वर्क हुआ है दैट मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से अगर हुआ है तो कंफर्म है वहां पर कहीं ना कहीं हीट का डिसिपेशन या फिर साउंड की फॉर्म में होगा, कुल मिला के एनर्जी डिसिपेट होगी. ठीक है. इसलिए हम स्टेटमेंट लिख ही देते हैं ना कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव, लेकिन नेट कौन सा, नेट. क्योंकि आपको पता लग रहा होगा काइनेटिक का भी देखो पॉजिटिव भी आ सकता है, कि नेगेटिव भी आ सकता है, क्या हाँ या ना. Yes, sir. Yes, इंडिविजुअल sir. तो पॉजिटिव भी आ सकता है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव. नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन का सिस्टम पे नेट वर्क डन ऑलवेज नेगेटिव. ये वर्डिंग जरूर ध्यान रखना. समझ आ रही ना बात. कोई अगर ऐसा बोल रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, Yes, sir. लेकिन नेट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा. और वो क्यों होगा, हमने एनर्जी से भी देख लिया क्या, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी कम होगी तो कोई दूसरी एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट होगी. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी से देख लिया हमने कि और कोई तो एनर्जी अभी यहाँ होगी नहीं. ठीक है. यही बात समझ आई. Yes, sir. Sir, can you scroll up for a minute?
अब मुझे एक छोटी सी रीजन बताना, अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं कि नीचे वाला जो प्लैंक है ना, नीचे ऊपर वाले प्लैंक पे मान लो बी वाले की वेलोसिटी 6 नहीं है सपोज, अभी तो मैं वेलोसिटी देके करा रहा हूँ ना, मान लो बी वाले ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, पड़ा हुआ है चुपचाप जैसा था, लेकिन ए वाले ब्लॉक पे आपने अचानक फोर्स लगा के खींच लिया, तो बी वाला ब्लॉक कहाँ भागेगा, आगे या पीछे? पीछे पीछे जाएगा। पीछे भागेगा। पीछे जाएगा। यस सर। रिलेटिव स्लिपिंग होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, साथ तो चल नहीं सकते, आया ना, वो तो पॉसिबिलिटी Yes, खत्म sir. हो गई। Yes, फ्रिक्शन sir. कौन सा लगेगा, काइनेटिक? काइनेटिक। स्टैटिक तो नहीं लग सकता ना भाई, अगर आप नीचे से ब्लॉक नहीं, sir. खींचोगे तो ये तो नहीं है Yes, बी वाला sir. साथ चलेगा, ये तो यस सर, दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। ब्लॉक मूविंग है तो होगा ही नहीं। तो ए वाले को अगर आप खींचते हो बी को रख के, बी को आपने ऊपर रखा, अगर आपके पास कोई बुक वगैरह है तो आप ऊपर कुछ भी पेन या पेंसिल रख के देख सकते हो, उस नीचे वाली कॉपी को आप तेज खींचो तो आगे जो ऊपर रखा हुआ आपका पेन वगैरह वो पीछे जाएगा, गिर जाएगा पीछे, अगर एक टाइम पे अगर आप ज्यादा तेज ले जाओगे आगे तो पीछे गिर जाएगा। यस सर। तो Yes, बट वो sir. इस पे भी डिपेंड करता है ना सर कि हम कितने फोर्स से खींच रहे हैं, और वो मैं तो बोल रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ coefficient तेज कितना फोर्स, है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ तेज फोर्स। अच्छा सर, मीन्स बहुत तेज खींच रहे जिससे वो साथ में ना चले, तो समझा समझा। साथ में चलने के लिए तो फिर वैसा है, अगर आपने बहुत तेज नहीं खींचा और सिंपल ले जाते यार तो फिर वो बात ही अलग हुई, हाँ बी वाला सर, रेस्ट फिर वो साथ में वो चलते तो हम रहेंगे लोग वो। ने सर तो हमारी कंडीशन ये है कि मैंने लार्ज अमाउंट का फोर्स लगाया, एक को अचानक खींचा फोर्स लगा के, तो बी वाला ब्लॉक पीछे भागेगा, कंडीशन Yes, sir. ऐसी है, कंडीशन ऐसी है। तो उसको एनालाइज करते हैं, अभी तो हम वेलोसिटी देख के कर रहे हैं ना एनालाइज, अब हम करते हैं Yes, sir. कि नीचे वाले प्लैंक पे फोर्स लगा के खींच लेते हैं, नीचे वाले प्लैंक पे फोर्स लगा के खींचोगे तो आप खुद देखो बी वाला ब्लॉक पीछे भागेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। यस सर। Yes, sir. तो हम उसका एनालाइज करते हैं, लेकिन नहीं गिर रहा है जब तक कर रहे हैं, ऐसा मत सोचना कि बी वाला नीचे गिर गया, बड़ा प्लैंक है अच्छा खासा ना, बी ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, अपनी बुक तो बहुत छोटी है, हम प्लैंक को बड़ा एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, यस ये सर। मान के चलना बी नीचे नहीं गिर रहा तब तक की बात अपन कर रहे हैं, ठीक है भाई, ये लिख लिया क्या? Yes, sir. अब इसी का एक और केस करा रहा हूँ, ये सारे केसेस घर पे पढ़ लेना बैठ के, वरना मजा नहीं आएगा आपको, ये सारी चीजें टफ लगेंगी एक टाइम के बाद, और ये सब बेसिक है, नीट में आए या नहीं है, लेकिन आपको ये चीजें सब पता रहनी चाहिए कि क्या क्या हो सकता है रियल लाइफ सिचुएशन में। मान लो मैंने इसको बहुत तेज फोर्स लगा के खींचा, तो इसके ऊपर यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा था, सपोज यहाँ पर एक ब्लॉक रखा था जो था बी, ये था ए, ठीक है, और ये सरफेस थी कोई भी ग्राउंड वगैरह, ऐसे कुछ। तो अगर मैं इसको अचानक फोर्स लगा के खींचता हूँ, कंफर्म है बी वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, तो बी पर काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे आगे की तरफ। अगर मैं ऊपर ब्लॉक रख के नीचे वाले को तेज खींचता हूँ तो बी पे फ्रिक्शन कहाँ आएगा, आगे आएगा ना, वो चाहेगा साथ चल, आया ना, Yes, sir. उसका रिएक्शन sir. फिर ए पे कहाँ आएगा, पीछे की तरफ। पीछे। पहले तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन समझ आ गए कि ये बताओ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अगर आपने बी को ऊपर रख के ए को एकदम खींचा तो बी पीछे जाना चाहेगा, इसलिए फ्रिक्शन आगे आएगा, ये बात क्लियर है। Yes, sir. यस सर। एक टाइम के बाद क्या हुआ होगा, एक और बात, ये प्लैंक गया यहाँ पे, तो मान लेते हैं रिलेटिवली बी वाला ब्लॉक खिसक के आ गया होगा यहाँ पे, एक इंस्टेंट ऐसा आया होगा ना भाई, बी ब्लॉक पीछे आ गया होगा ऐसे, हम उस इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। वर्क डन एक टाइम इंटरवल में डिफाइन होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी, लॉन्ग टाइम पे क्या हो रहा है वो जाके मत सोचना, आ रही ना बात समझ। Yes, sir. Yes, sir. इंस्टेंट पे एक आनी हुई होगी, यानी कि जो बी वाला ब्लॉक है उसकी अगर हम बात करें, उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ होगा, उसको नाम x1 दे दें क्या, x भी दे दो, आपकी इच्छा है। और ए वाला जो ब्लॉक है उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हम x से मान लें, ऐसा मान लें, कुछ आया ना। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी, बी पे काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, पॉजिटिव के So नेगेटिव positive. Positive. कितना होगा, एफ के इंटू एक्स बी, F into XB. और वर्क डन बाय
काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए, सर नेगेटिव होगा ये वाला। तो माइनस का एफ के इंटू एक्स ऑफ ए ऐसा बोल दे। यस सर। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए प्लस बी, यानी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो कितना आएगा बताओ। मैंने माइनस का एफ के कॉमन ले लिया, एक्स से माइनस माइनस का एक्स के कॉमन लिया, तो मेरे पास एक्स से माइनस एक्स भी हो जाएगा क्या, आया ना। यस सर। तो ये वर्क डन नेगेटिव आ गया भाई, और आना भी चाहिए था क्या। हाँ सर, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो आना चाहिए। तो टोटल सिस्टम का काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन कितना रहता है, नेगेटिव। हम यहाँ लिख सकते हैं टोटल वर्क डन बाय इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन force is always negative। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोलता हूं टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। तो गलत हो गया ना। गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इंटरनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन अगर है तो उसका वर्क डन नेगेटिव आता है। बात समझ आ गई। यस तो ये बात ध्यान रखना, ये रटना नहीं है काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव जीरो या नेगेटिव हो सकता है इंटरनल का, नेट इंटरनल का, ठीक है। और काइनेटिक का तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, यही काम सेम रिलेटिव से भी हो सकता है क्या, यही सेम ये रिलेटिव डिस्टेंस होगी कि अगर ए को रोक दोगे तो बी कितना चला है उसके ऊपर, आया ना। यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ जाके, मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हो गया, ए पर जाके खड़ा हो चुका, मैं कंफर्म है इसके ऊपर ऐसे ही खड़ा होऊंगा क्या, ऐसे ही होगी सेम सिचुएशन। ए के ऊपर खड़ा हुआ, मैं तो सिचुएशन को एनालाइज कर रहा हूँ बस, ऐसा हम इसके ऊपर खड़े हुए। तो अगर मैं इसके फ्रेम में जाके बात कर रहा हूँ, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके अपन बात कर रहे हैं अब सारी सिचुएशन की, ठीक है। तो ए के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके बात करेंगे तो ये वाला ब्लॉक तो रेस्ट पे रहेगा कि नीचे वाला, आया ना। यस सर। यस सर। यस सर। ये तो रेस्ट पे आ जाएगा, और आप इसके ऊपर खड़े थे भाई। जब आप इसके ऊपर खड़े थे ब्लॉक आपकी तरफ आ रहा था कि दूर जा रहा था, बताओ सोच के। ब्लॉक हमारे तरफ आ रहा था, हमारी तरफ आ रहा था, क्योंकि पहले ब्लॉक इधर था, सोच के देखो। और अब ब्लॉक रिलेटिवली यहाँ आ गया क्या। यस सर। आपको देख लो दोनों सिचुएशन में, आप खड़े हुए ए के ऊपर तो ब्लॉक आपके पास आया, देखो इतनी दूर से चल के आया ना। आप तो खड़े हुए ना प्लेन के ऊपर ही तो खड़े हुए आप, यस और नो। यस सर। तो भी आपके पास आया है क्या। यस सर। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर हम किसके बात कर रहे हैं, ए के, ये वाला ब्लॉक बी है, ये वाला ब्लॉक बी है, तो ये वाला डिस्टेंस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्या। यस सर। यस सर। एक्स से माइनस एक्स भी बोल दें इसको। यस सर। तो मैं यहाँ से भी वर्क डन लिख सकता हूँ क्या, बताओ। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ए पर कितना होगा, 0, आया ना। यस सर। और बी पर कितना होगा भाई, फ्रिक्शन तो आगे लग रहा था बी वाले पर, काइनेटिक फ्रिक्शन बी पे वर्क डन कितना होगा, माइनस का एफ के एक्स से माइनस एक्स की। ये बात हम अभी ऊपर भी तो करके रिलेटिव से निकाल सकते हैं, याद है, याद है। ब्लॉक को अलग डायरेक्शन में चलाया था, उस टाइम पर ब्लॉक को हमने यहाँ से चलाया था, इस बार हमने यहाँ से चलाया, कहीं से भी हो सकती है ना सिचुएशन। तो क्लियर है क्या। इसका मतलब यही मेरा टोटल है क्या, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल कितना होगा, तो टोटल यही है क्या अभी। यस। तो ये उसी के इक्वल आ रहा है, देखो आपने रिलेटिव फ्रेम में जाके किया तो भी वही आया क्या। क्या मैं बी पे बैठ के भी ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ क्या। यस सर। तो अगर मैं मान लो अभी लिख लेना ना, यहाँ पर एक सिचुएशन समझते हैं, ये तो समझ आ गया सभी को। यस सर। अगर मैं इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं अपन, देखो तो बी के रेस्पेक्ट में क्या सिचुएशन होगी। ये वाला मेरे पास ए प्लैंक था क्या,
और ये मेरे पास बी था। बी पर जाने का मतलब है आप बी के ऊपर ऐसे जाके खड़े हो गए हो, तो बी पर जाके जब आप खड़े हो गए तो ये रेस्ट पर आ गया क्या, आया ना? यस सर। इसको रेस्ट पर मानोगे तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला ब्लॉक तो यहीं का यही है, ए वाला इसके आगे निकल जाएगा कि नीचे से निकल के आया Yes, ना? sir. Yes, यस sir. सर। ऐसा ही होगा। मान लेते हैं ए वाला ऐसे कुछ आगे निकल गया, ऐसे मान ले भाई, कुछ आगे निकल गया, ये रहा ए वाला ब्लॉक और ये था बी वाला ब्लॉक। बी को रेस्ट पे माना है, आप इसी पे भी खड़े हुए हो, तो जगह कम बच गई तो इसको ऐसे बिठा दो आप। ऐसे बिठा दो इसको, ठीक है भाई? ये देख रहा है क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मामला चल रहा है। इसको बिठा दिया हमने, जगह कम थी, तो ये तो रुका हुआ है, इसके नीचे से ये निकलता हुआ जा रहा है आगे की तरफ। यस सर। Yes, sir. और अगर मैं आपसे पूछूं ए पर फ्रिक्शन कहाँ था, पीछे था, पीछे। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट अभी भी उतना ही आएगा क्या? यस सर। रिलेटिव तो उतना ही रहना है ना भाई, एक्स माइनस एक्स पी। तो अगर आप यहाँ से भी वर्क डन निकालते हो तो वर्क डन कितना आएगा बताओ? वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. A पे माइनस एक्स पे, और वही रिलेटिव माइनस एक्स पे रहेगा। इंटू एक्स से माइनस एक्स पे। ये बात समझ आई क्या? इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं क्या, टोटल वर्क डन जो होता है बाय इंटरनल फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये वर्ड सिर्फ, ये जो एग्जांपल था ये सिर्फ कराने का पर्पस ये था कि आपको ये बात समझ आ जाए, ये स्टेटमेंट समझ आ जाए। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये वर्ड सही है गलत है? ये लाइन स्टेटमेंट मैं Yes, इतना sir. बोल रहा हूँ सही है. सिर्फ सर वर्क सही है डन sir. सही है सर. स्टेटमेंट सुन लो पहले। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है सर. टोटल वर्क करना चाहिए. पहले टोटल वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट है। इंडिविजुअल तो देखो है ना, यहाँ 0 बन गया, यहाँ पर ये कुछ ना कुछ आ रहा है, फ्रेम बदलने पर अलग अलग आ रहे हैं ना भाई। यस सर। इंडिविजुअल वाले तो आया ना, यस सर। इंडिविजुअल वाले तो फ्रेम बदलने पर अलग आ रहे हैं। बी के फ्रेम में ए का वर्क डन कुछ अलग आ रहा है और ए के फ्रेम में कुछ अलग आ रहा है क्या? यस सर. किसी भी एक का पकड़ लो आप, बी ब्लॉक का पकड़ लो, बी का वर्क डन इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए में अलग आ रहा है और खुद के फ्रेम में अलग आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। ग्राउंड फ्रेम में अलग आ रहा था क्या? सोचो, ग्राउंड फ्रेम मतलब Yes, ये sir. एक्चुअल वाली कंडीशन, ग्राउंड फ्रेम मतलब एक्चुअल कंडीशन। तो इंडिविजुअल फोर्सेस तो चेंज हो रहे हैं ना भाई, इंडिविजुअल फोर्सेस तो वर्क डन जो आ रहा है उनका वो तो अलग है हर फ्रेम पे, लेकिन टोटल हर जगह से सेम है, आया ना? यस टोटल चाहे आपने ग्राउंड से निकाला है, चाहे आपने किसी बी पर बैठ के निकाला, चाहे आपने ए पर बैठ के निकाला, उन तीनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है क्या वर्क डन? तो ये बात बहुत बारीक है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक स्टेटमेंट यहीं से के नीचे लिख दूं, और वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बात सही है भाई? Yes, sir. यस सर। वर्क डन बाय फोर्स तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन टोटल वर्क तो उस पर डिपेंड करे, टोटल नहीं करता है। जैसे टोटल नहीं करता। हम वर्क डन को डिफाइन करते थे ना, ऐसे याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी छोटे से वर्क डन के लिए, तो जो फोर्स है ना वो बेसिकली फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है। फोर्स तो हर फ्रेम से सेम ही लग रहा है, 5 न्यूटन है तो 5 ही लगेगा क्या हर जगह से? यस सर। Yes, sir. आपने अभी यहाँ पे देखा फोर्स तो हर जगह एफ के था ना भाई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रहा है हर जगह से, यस सर। ये फ्रेम Yes. डिपेंडेंट होता है। इसके फ्रेम डिपेंडेंट होने की वजह से ही वर्क डन भी कैसा हो जाता है? फ्रेम डिपेंडेंट। Yes. यस। और एक स्टेटमेंट और ये सही है क्या, वर्क डन बाय फोर्स, कोई भी फोर्स हो, चाहे वो नॉर्मल हो, ग्रेविटी हो, कुछ भी हो, मे बी पॉजिटिव
नेगेटिव और 0, सही बात है। Yes, sir. यस सर। टोटल की बात नहीं कर रहे हैं। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों हमने पहले भी बता दिया था, कॉस्ट पे डिपेंड करता, तब भी लिखी थी ये बात और आज भी लिखती है ये बात, लेकिन टोटल